is incorporated as a private. Hmm. An entity shall be considered as a startup if it is incorporated as a private limited company as defined in the Companies Act 2013 or registered as a partnership firm registered under Section 59 of the Partnership Act or a limited liability partnership under the LLP Act 2008 in India, and up to 7 years from the date of its incorporation registration. However, in the case of startups in the biotechnology sector, the period shall be up to 10 years from the date of its incorporation registration. So 7 or 10 aa gaya. If it is turnover for any of the financial years, its incorporation registration has not exceeded rupees 25 crores. Ye to remains the same. If it is working towards innovation, development, or improvement of products or processes of services, or if it is a scalable business model with a high potential of employment generation or wealth creation, provided that any such entity formed by splitting up or reconstruction of a business already in existence shall not be considered a startup. तब जो मैं कल डेफिनेशन ली थी ना, तो उस डेफिनेशन में क्या चेंज हो गया, इसके हिसाब से वहाँ पे चेंज करो। वर्ड फाइल खोल दो। सबसे पहले था एक एंटिटी शैल बी कंसीडर्ड एज स्टार्टअप, सबसे ऊपर up to 5 years, यहाँ पे 7 आएगा। अब वो कॉपी कर दो वहाँ से। ये वाला सेम टू सेम, वही जो क्लॉज है, हाँ चेंज कर दो, या फिर जो पर्टिकुलर क्लॉज चेंज हुआ उसको करो। तो ये पूरा ही कर लो, ज्यादा बेटर है, तो उसके हिसाब से वही ज्यादा बेटर है। हाँ, अभी तो आई थिंक इसके बाद भी एक और चेंज आएगा। हाँ आएगा, करेंगे ना, इसी को ही रिवाइज करते रहेंगे बाद में, इसके फॉर्म उसी के ऊपर बेटा, उसी के ऊपर डेफिनेशन के ऊपर। अच्छा, उसी के ऊपर सुपरसीड होगी ना, अब नई डेफिनेशन ये होगी। ठीक है सर, ठीक है, ABCD सब अलग अलग कर दो। हाँ सर। ठीक है, सबसे पहले करें शुरू। हाँ जी सर। तो वो बोल रहे हैं सबसे पहले एक एंटिटी शैल बी कंसीडर्ड स्टार्टअप इफ इनकॉर्पोरेटेड एज प्राइवेट लिमिटेड, तो राइट मूव प्राइवेट लिमिटेड लिख दे नीचे। हाँ सर, लिखा है। एक और एग्जांपल बनाऊं? नहीं ऊपर ही राइट मूव लिमिटेड लिखा है ना। हाँ, स्टार्टिंग में लिखा है राइट मूव लिमिटेड। हाँ जी, तो उसको कर दे राइट मूव प्राइवेट लिमिटेड, कोमा ओब्लिक स्टार्टअप से पहले। 3 टाइप की डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, क्या क्या हो सकता है। राइट मूव प्राइवेट लिमिटेड, राइट मूव मेसर्स राइट मूव एंड एसोसिएट्स। अच्छा, बेसिकली आप पार्टनरशिप और एलएलपी जो इन्होंने 3 हाँ, दिया जो हुआ है वैसे सामने लिख रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है उसके अंदर। ठीक है, राइट मूव मेसर्स राइट मूव एंड एसोसिएट पार्टनरशिप फर्म, और एक एलएलपी होगी राइट मूव LLP। तो ये 3 टाइप के स्ट्रक्चर जो है, आइदर ऑफ द 3 स्ट्रक्चर होना चाहिए सबसे पहले। फिर will up to 7 years from the date of incorporation oblique registration, तो will remain startup till, अगर 10-22 को हुई है तो 29 हो जाएगा, 7 साल के लिए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद और क्या करना है, हैज नॉट एक्सीडेड, एक बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में होगा तो 10 इयर्स तक रहेगा। हाँ, और विल में स्टार्टअप टिल सो एंड सो, ब्रैकेट में कर दो 2032 इफ बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर। जो हमने कल जो पहली अमेंडमेंट थी 2016, उसको हम चेंज करेंगे, क्या चेंज आया। अगर और कोई भी आएगा तो इसी में ही चेंज करेंगे। अब ये बायोटेक्नोलॉजी एक तरह से ये सब हो गया ना, जैसे कोविड के लिए जो रिसर्च चल रही है, वैक्सीन बना रहे हैं ऊपर, हाँ, बायोलॉजी वाले। ठीक है, अब नीचे साल कितने हो जाएंगे, 5 थे तो अभी 7 साल, 2 साल और ले लो, 27, 28, 29, 29।
एज इट इज कॉपी कर लो 2 बार। हाँ जी। तो ये अभी सेकंड कंडीशन थी, एक मिनट, फर्स्ट सेकंड थर्ड देखो ऊपर। पहली थी कि आइदर प्राइवेट लिमिटेड होनी चाहिए, फर्म होनी चाहिए या पार्टनरशिप होनी, एलएलपी होनी चाहिए। फिर हाँ, सेकंड थी कि 7 इयर्स तक स्टार्टअप रहेगी, और अगर बायोटेक है तो 10 साल तक रहेगी। फिर थर्ड कंडीशन है कि ये जितने भी साल है 7 इयर्स, उसमें उसका कभी भी 25 करोड़ से ऊपर अपना टर्नओवर टर्नओवर नहीं चाहिए। होना चाहिए। टर्नओवर कंपनी एक्ट के हिसाब से डिफाइन है, जो प्रोडक्ट प्रोसेसेस है राइट, उससे जो रेवेन्यू आती है, राइट। राइट सर। डी, If it is working towards innovation, development, or improvement of products or processes or services, or if it is a scalable business model with a high potential of employment generation or wealth creation, provided that such entity formed by splitting up. हाँ, तो ये सब भी लिखा हुआ है। अभी अभी नहीं लिखा। Innovation, देखो जो है वो जो नहीं है उसको उड़ा दो। इनोवेशन है, डेवलपमेंट है, ये डिप्लॉयमेंट नहीं है। ये हट गया। हाँ, उसकी जगह वर्ड आ गया इम्प्रूवमेंट, क्योंकि कल उसमें उन्होंने क्लैरिफाई किया हुआ था कि इम्प्रूवमेंट मतलब क्या। अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में आप चेंज करते हो दैट विल बी ट्रीटेड एज, तो उन्होंने डेफिनेशन में ही कवर कर लिया। so basically improvement of products or processes or services हो गया ना। हाँ, इम्प्रूवमेंट Of products प्रोसेस और सर्विसेज, or processes or services। ठीक है। और if it is a scalable business model with high अब इसमें potential, वो सब नहीं आ रहा ना, टेक्नोलॉजी ड्रिवन और ये सब। उसके आगे क्या है, स्केलेबल वाला क्या था? or if it is a scalable business model with a high potential of employment generation अभी or एक और wealth कंडीशन क्या creation। दे दी कि स्केल बड़ा हो सकने वाला बिजनेस मॉडल है जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या वेल्थ क्रिएशन का स्कोप है। हाँ, right। तो ये भी कॉपी कर लो। ये एक हो गया इनोवेशन, प्रोडक्ट और सर्विसेज, तो दूसरा हो गया, कॉपी कर लो। अच्छा, ठीक है, तो स्केलेबल बिजनेस मॉडल हाँ, हो जिसमें हाई पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और वेल्थ क्रिएशन हो। तो yes sir। दो टाइप की एंटिटी होगी। एक जो इनोवेशन, डेवलपमेंट या इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट और प्रोसेस और सर्विसेज में लगे हुए हैं। और प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट में क्या कंडीशन थी, जनरल इंप्रूवमेंट के सुपर इंप्रूवमेंट में क्या कंडीशन थी इंप्रूवमेंट? पहले में ना, पहली वाली डेफिनेशन में तो सर। नहीं इसी में इन्होंने कुछ उसके आगे वो नहीं लिखा ना। लास्ट टाइम कैसा लिखा था, इंप्रूवमेंट विद सिग्निफिकेंट समथिंग समथिंग। हाँ हाँ, कमर्शियलाइजेशन है वो सब नहीं लिखा हुआ था। पहले क्या इम्प्रूवमेंट लिखा था, इंप्रूवमेंट में क्या लिखा हुआ था कि अगर वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को आप इतना सिग्निफिकेंटली चेंज करते हो कि वो अपना नया यूज आता है, ऐसा लिखा हुआ था। राइट, अब उसकी जगह राइट सिंपल, सर। अभी सिंपल दो कंडीशंस दे दी। एक कंपनी का जो बिजनेस है वो क्या है, इनोवेशन, डेवलपमेंट या इंप्रूवमेंट हो क्या, प्रोडक्ट प्रोसेस और सर्विसेज, तीनों में से कोई भी हो सकता है। राइट, या तो इनोवेट कर रहे हो राइट, या डेवलप कर रहे हो या इंप्रूव कर रहे हो। राइट सर। या फिर ये स्केलेबल बिजनेस मॉडल है जिसमें हाई पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का बहुत ज्यादा स्कोप है या वेल्थ क्रिएशन का बहुत ज्यादा स्कोप है। यस सर। तो ये दो कंडीशन पूरी होनी चाहिए। तो 4 कंडीशन होगी A B C D। अगर एक समरी में आप मुझे बोलो कि स्टार्टअप क्या है एज पर दिस डेफिनेशन, क्या है? As per this definition, startup can be incorporated in 3 ways. One can be a private limited company, the other can be an LLP, and the third can be a partnership firm. Then it should be there for a period of 7 years from the date of मतलब 7 years तक ही उसे
स्टार्टअप कंसिडर करा जा सकता है, उसके बाद नहीं करा जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में 10 इयर्स तक करा जा सकता है। देन द थर्ड थिंग इज उसका टर्नओवर 25 करोड़ से नीचे रहना चाहिए ड्यूरिंग ऑल दी 7 और 10 इयर्स। एंड देन इट शुड वर्क टुवर्ड्स इनोवेशन, कुछ नया होना चाहिए, डेवलपमेंट, मतलब कुछ कोई नए टाइप का डेवलपमेंट होना चाहिए। देन कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस और सर्विसेज में, और स्केलेबल, मतलब जो बिजनेस बड़ा हो सकता है वैसा बिजनेस होना चाहिए, और उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और वेल्थ क्रिएशन भी होना चाहिए। और अगर इसी बिजनेस को हम अभी आगे हमने शायद पढ़ा नहीं है, बट ये कल हमने पढ़ा था कि स्प्लिटिंग और रिकंस्ट्रक्ट करके बनाएंगे तो दैट विल नॉट बी कॉल्ड स्टार्टअप। तो स्टार्टअप शुड बी अ न्यू सेटअप। ठीक है, ये क्लियर हुआ, आगे बढ़े। नोटिफिकेशन, अब इसमें क्या हट गया वो देखो, अगर कुछ एक्स्ट्रा लिखा हुआ है इसमें नीचे जो हमने ऊपर कवर नहीं किया। Products or processes or service scalable with high potential employment and wealth creation, provide such entity form by splitting a business solution shall not be considered a new entity. For tax benefit need registration, ये नहीं लिखा ना सर? वो तो भी आगे आएगा ना। हाँ तो ये नहीं था बस, बाकी तो ठीक है। ओके, हाँ सर, डेफिनेटली नोटिफिकेशन का हाँ जी सर। Explanation: an entity shall cease to be a startup on completion of 7 years from the date of its incorporation, registration, or if its turnover for any previous year exceeds rupees 25 crores. However, in respect of startups in the biotechnology sector, an entity shall cease to be a startup on completion of 10 years from the date of its incorporation, registration, or if its turnover for any previous year exceeds rupees 25 crores. Turnover is as defined under Companies Act 2013. ये तो कल भी था। तो ये सेम प्रोसेस है कि 10 साल के टाइम पे बायो के लिए और 7 साल के बाद उनका स्टार्टअप का स्टेटस खत्म हो जाएगा। हाँ जी, और बायोटेक में 10 साल के बाद खत्म हो जाएगा। बीच में कभी भी उनका 2.5 करोड़ और 25 करोड़ से ऊपर टर्नओवर हो गया तब स्टेटस खत्म हो जाएगा। दे हैव टू मेक श्योर मेरा जो टर्नओवर है 25 करोड़ से कम हो अगर उनको स्टार्टअप के बेनिफिट चाहिए। यस, ठीक है। The process of recognition. The process of recognition as a startup shall be through an online application made over the mobile app portal set up by the Department of Industrial Policy and Promotion. Entities will be required to submit the online application along with the certificate of incorporation, registration, and other relevant details as may be sought. Startups also have to submit a write-up about the nature of business, highlighting how is it working towards innovation, development, or improvement of products or processes or services, or its scalability in terms of employment generation or wealth creation. ठीक है, तो कल और इसमें क्या फर्क था? कल इसमें लिखा था कि आप एप्लीकेशन करोगे, ऑनलाइन करोगे, अगर आपने कुछ गलत किया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अभी सिंपल इसने प्रोसेस तो रिकॉग्निशन में लिया कि आप ऐप के थ्रू, हाँ, शैल बी मेड ओवर द मोबाइल ऐप या उनकी वेबसाइट के थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ DIPP आप एप्लीकेशन करोगे। उसके साथ आपको अपना सर्टिफिकेट और इनकॉर्पोरेशन डिटेल्स लगानी है। आपको एक राइटअप भी लिखना है कि जो भी कंडीशंस है वो आप कैसे पूरी कर रहे हो स्टार्टअप की। हाँ, टैक्स बेनिफिट कल वाले में हमने क्या लिखा था उसके हिसाब से उसको मॉडिफाई कर लो अगर हमने लिखा। नहीं, कल हमने कुछ लिखा नहीं था सर, ये रिकॉग्निशन ये रहा। अभी लिखो, फिर इसको नहीं लिखा तो लिखो। प्रोसेस ऑफ रिकॉग्निशन में समरी बनाओ इसकी कि मोबाइल या ऐप के थ्रू एप्लीकेशन होगी विद सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एप्लीकेशन टू DIPP थ्रू मोबाइल और वेबसाइट। अब देख लें, दोबारा देखने की जरूरत नहीं, अभी समरी में एक लाइन में शामिल है। फ्रॉम मोबाइल और वेबसाइट विद सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन and not on not on how क्या not on otherwise में भी not on NOT तो लिख दिया सर, not on क्या NOTE not अच्छा note, अच्छा note on, अच्छा note on ये nature of business। Now is it working towards innovation development? ये भी लिखूं ना पूरा सर? नहीं वही चीज है उसमें लिखो कंडीशंस है, जस्टिफिकेशन ऑफ स्टार्टअप नहीं लिख दिया।
Tax benefits. In order to obtain tax benefits, a startup should be a private limited company as defined in the Companies Act, or LLP, which is incorporated on or after the 1st day of April 2016, but before the 1st day of April 2019. And be working towards, मतलब यही कह रहा है कि it should be a private limited or LLP, और ये 1st day of April के बाद incorporate होनी चाहिए, but 1st day of April 19 से पहले incorporate होनी चाहिए, मतलब 16 से 19 के बीच में incorporation होना चाहिए. And be working towards innovation, development, or improvement of products or processes or services, or should be a scalable business model with a high potential of employment generation or wealth creation. Obtain a certificate of an eligible business from the Interministerial Board of Certification as constituted by Department of Industrial Policy and Promotion from time to time. Recognizing the need to encourage innovation in India, innovativeness shall be considered from a domestic standpoint, provided that the mere act of developing products or services or processes which do not have potential for commercialization, or undifferentiated products or services or processes, or products or services or processes with no limited incremental value for customers or workflow, would not make a startup eligible for tax benefits. तो ये वही वाला है, कल वाला ही है. Private company, LLP. तो सर मतलब अगर पार्टनरशिप होगा तो उसे नहीं मिलेगा टैक्स बेनिफिट. कहाँ सर आपकी आवाज नहीं आ रही. तो लिखा है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या लिमिटेड पार्टनरशिप हो 16 से 19 के बीच में. मतलब स्टार्टअप कॉन्स्टिट्यूट करेगी इवन इफ इट इज अ नॉर्मल पार्टनरशिप, बट टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा. हेलो सर आवाज नहीं आ रही है. थोड़ी थोड़ी आ रही है. हाँ सर थोड़ी थोड़ी आ रही है, ब्रेक सी होगी. अभी टैक्स बेनिफिट का बना उधर नोट क्या क्या होना चाहिए. हाँ तो टैक्स बेनिफिट में सर मैं वही कह रही थी कि इन्होंने पार्टनरशिप नहीं लिखा हुआ है. हाँ तो खाली दो ही है ना, तो प्राइवेट लिमिटेड और LLP होनी चाहिए. हाँ मतलब पार्टनरशिप कैन कॉन्स्टिट्यूट अ स्टार्टअप बट इट विल नॉट गेट टैक्स बेनिफिट. यस. ये तो इनोवेशन डेवलपमेंट इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स व्हिच शुड बी स्केलेबल विद. ये तो यही है. ठीक है सर. क्या क्या था, प्राइवेट लिमिटेड LLP होनी चाहिए. ठीक है. हाँ, और वही जो सब उसका प्रोसेस है उसके लिए, और सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबल बिजनेस. ये सर्टिफिकेट ये रह गया अभी. इंटरमिनिस्ट्रियल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन इज कंस्टिट्यूटेड बाय. सर्टिफिकेट फ्रॉम डिप लिख दूं. डिप नहीं है, देखो ध्यान से. मतलब इंटरमिनिस्ट्रियल बोर्ड है जो बोर्ड डिप के अंदर में ही है. ये ऐसा लिखा हुआ है ना इसमें. सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबल
business from interministerial board. ठीक है। हम्म। तो और क्या कवर नहीं होगा? Recognizing the need to encourage innovation in India, innovativeness shall be considered from a domestic standpoint, provided that mere act of developing products or processes do not have potential. ये नहीं cover होगा। तो इसको खाली समरी में उधर लिखो ना, पूरा मत कॉपी करो, पूरा कॉपी करने से भी कोई पर्पस सॉल्व नहीं होगा। खाली आपकी अंडरस्टैंडिंग वहां पे कॉपी करो, वहां लिखो अंडरस्टैंडिंग। वो वर्ड फाइल में जाओ और बोलो व्हाट इज नॉट कवर्ड, व्हाट विल नॉट क्लासिफाइड एज डेवलपमेंट। जो कंडीशन है कि सेकंड वाली, वो कब पूरी नहीं हो पाएगी। समरी में लिखो। समरी में तो ठीक है, नॉट एबल टू कमर्शियलाइज और क्या है? undifferentiated मतलब बेसिकली not इम्प्रूवमेंट ऐसी करी not be इम्प्रूवमेंट आपने not be प्रोडक्ट में differentiated from existing products. यस, इम्प्रूवमेंट ऐसी करी जो डिफरेंशिएट ही नहीं हो पा रही। जिसके लिए कोई इंक्रीमेंटल वैल्यू नहीं है। नो इंक्रीमेंटल वैल्यू इन द सेंस revocation. Subsequently, if such recognition is found to have obtained without uploading the relevant documents or on the basis of false information, Department of Industrial Policy and Promotion reserves the right to revoke the recognition certificate and certificate of an eligible business for tax benefits immediately without any prior notice or reason. ठीक है, तो अब यहाँ पे दो चीजें होंगी। हाँ। क्या? एक तो जो रिकॉग्निशन है वो भी डिलीट हो जाएगी, और दूसरा जो आपका टैक्स बेनिफिट है, और दोनों कौन करेगा? DIPP, इनकम टैक्स की बात नहीं हो रही। DIPP नहीं, वो तो जब DIPP रिवोक कर देगी तो इनकम टैक्स की तो फिर बात वैसे ही खत्म हो जाएगी। Would revoke certificate of registration in case of false information, false information and not uploading complete documentation. The notification shall come into effect on the date of its publication in the official gazette. ठीक है, अब ये वर्ड फाइल पे आ जाओ और ये समरी बोलो कि क्या हो गया, उस फाइल को ठीक करो। स्टार्टअप की अभी ये डेफिनेशन है ना। हाँ। तो इसको जरा थोड़ा सा फॉर्मेटिंग प्रॉपर्टी प्रॉपर करके ये क्या बन गया वो देखो ऊपर से। सबसे पहले फर्स्ट के ऊपर हेडिंग डालो व्हाट इज स्टार्टअप, और उसको बोल्ड कर दो। ठीक है, बोल्ड करके जो पहला लिखा है उसको A कर दो, इसको नीचे वाले को, सेकंड वाले को B कर दो, ठीक है, थर्ड वाले को C कर दो। अब ये जो है इनको जोड़ लो, ये आप समझ चुके हो ना, तो इनको जोड़ लो, कॉमा एक लाइन में ले लो। मतलब सो दैट 3 पोर्शन रह जाए, मतलब ये एक हो गया, या बीच में और डालो इसके बीच में, और ये नो समथिंग न्यू डेवलपमेंट इंप्रूवमेंट सबको ऊपर ले लो एक ही लाइन में। अच्छा, ये तो आएगा नहीं सर एक लाइन में, या तो ये भी नहीं वो मतलब एक लाइन मतलब नहीं मतलब कंटिन्यूटी में।
नहीं, कल भी आपने मुझे लैंडस्केप में करने को बोला था ना, या आज नहीं फिर से वो अलग बोल था, वो दिया? दूसरी चीज थी, वो दूसरी चीज थी। ठीक है चलेगा, ठीक है। तो ये कंडीशंस क्या पूरी करनी है उसको? वो तीन थी, चौथी कंडीशन क्या थी? इनोवेशन में लगी हो, डेवलपमेंट में लगी हो, या इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोसेस में लगी हो, और उसके नीचे और लिखो सेकंड वाली कंडीशन। और नहीं, एंड हो गया ना सर नहीं नहीं फिर? बेटा, स्केलेबल बिजनेस से पहले और है ना, या तो ये कंडीशन या ये कंडीशन, आइदर ऑफ द पूरी होना चाहिए। ऐसा है क्या? हाँ ध्यान से पढ़ो, इसलिए मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। इनोवेशन, एक मिनट से कहाँ गया, ये रहा। हम्म, Innovation, development or improvement of products or processes or services, or if it is a scalable business model. तो बीच में और डाल दो। हाँ, or scalable with a high potential employment generation of wealth creation. ठीक है, फिर और चारों कवर हो गए ना? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट स्प्लिटिंग ठीक है। रिकंसिलिएशन नहीं होगा, इसको रेड कर दो, प्रोवाइडेड दैट को। ठीक है, अभी दोनों लाइनें डिलीट कर दो, न्यू एंटिटी हैज टू बी इनकॉर्पोरेटेड और टैक्स, क्योंकि वो अंडरस्टूड है। और टर्नओवर ऊपर ले लो कि टर्नओवर का मतलब क्या है। ये टैक्स बेनिफिट वाला भी हटा दो। हाँ हाँ, ये तो ठीक है, टर्नओवर का मीनिंग क्या है? अब रिकॉग्निशन पे आ जाओ। रिकॉग्निशन नीचे। हाँ, रिकॉग्निशन एज स्टार्टअप, दो दो एंटिटी बात कर रहे हैं, एक टैक्स रिकॉग्निशन, एक रिकॉग्निशन एज स्टार्टअप। तो आपको दो रिकॉग्निशन लेने पड़ेंगे। हाँ जी, एज पर ये तो एज टैक्स बेनिफिट के लिए ही है जो नहीं, ये वाला है। कौन सा नहीं, ये रिकॉग्निशन है स्टार्टअप के लिए। नहीं, दो रिकॉग्निशंस की बात नहीं कर रहा मतलब सर, ये सुनो, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, रिकॉग्निशन तो एक ही है, टैक्स बेनिफिट नहीं फिर मिलेगा। उसको नहीं मिलेगा। हाँ हाँ, पार्टनरशिप को नहीं मिलेगा। एप्लीकेशन थ्रू डिप फ्रॉम मोबाइल और वेबसाइट विद सर्टिफाइड नोट ऑन नेचर ऑफ बिजनेस एंड हाउ इट इज वर्किंग टुवर्ड्स इनोवेशन। ये तो ठीक है सर। क्लियर ना? हाँ हाँ, अब उसके और बाद फिर हम टैक्स टैक्स बेनिफिट की को बात कर रहे हैं बोल्ड कर लो। उस। ठीक है, फिर पहले बी ए प्राइवेट कंपनी, सेकंड ये सब जो लिखा है उसकी जगह लिखो कि जो क्या नाम है इसका, कंडीशन ऑफ स्टार्टअप है वो पूरी करनी चाहिए, कंडीशन डी टू बी फुलफिल्ड। ये जो इतना सब लिखा है ना, इनोवेशन से लेके वेल्थ क्रिएशन तक, ये डिलीट करके कंडीशन डी टू बी फुलफिल्ड। जो ऊपर दी हुई है। हम्म, ठीक है, तो ये थर्ड बताओ क्या है? तो बस एक वो नॉट थर्ड टैक्स थर्ड बेनिफिट्स में क्या है नहीं, कि अभी थर्ड पढ़ो। थर्ड डिप वुड रिवोक सर्टिफिकेट ऑफ नहीं नहीं, थर्ड रजिस्ट्रेशन। थर्ड ये थर्ड पॉइंट जो लिखा है, सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबल बिजनेस फ्रॉम इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड। हाँ, ये तो जरा एक सर्टिफिकेट मिलेगा एलिजिबल किससे बिजनेस से मिलेगा? इंटर मिनिस्ट्रियल रिकॉग्निशन बोर्ड। के लिए अलग मिलेगा और इसके लिए अलग मिलेगा। हाँ तो दो राइट, इसलिए आप कह रहे थे कि दो दो सर्टिफिकेट हो जाएंगे। रिकॉग्निशन में सर्टिफिकेट का मेंशन है क्या? बस क्या दोनों में नहीं नहीं, वो खाली रिकॉग्निशन है कि स्टार्टअप है। अब स्टार्टअप को टैक्स बेनिफिट चाहिए कि नहीं चाहिए, उसके लिए उसको वैसा रिकॉग्निशन लेना पड़ेगा ना। हो सकता है सर रिकॉग्निशन में वो आगे आएगा सर्टिफिकेट ना। ना मिलता। अब पर ये जो हाँ, ऑब्टेन है सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबल बिजनेस है, या तो आप ये बोलो ये वही हम्म। रिकॉग्निशन है। नहीं 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 सर, हम्म, नहीं सेम नहीं है सर। तो इसमें मतलब ठीक है, एक सर्टिफिकेट चाहिए ना टैक्स बेनिफिट के लिए। यस सर, हम्म, अब ये जो यस सर, यस नॉट सर। इंक्लूडेड इन कंडीशन नंबर 2 लिखो उसको। क्या क्या चीजें कंडीशन नंबर 2 में कवर नहीं? Products and processes not having potential for commercialization cannot be differentiated from existing products and no incremental value for customers. ठीक है, इसको बोल्ड कर दो। टैक्स बेनिफिट लेने के लिए ये अगर 3 चीजें हैं तो आपको वो नहीं माना जाएगा कि आप डेवलपमेंट कर रहे हो। इसको नहीं, हेडिंग को बोल्ड करो। They would revoke certificate of registration in case of कब? फॉल्स इंफॉर्मेशन
खाली दिया, दो चीजें लिखी है, सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन एंड टैक्स बेनिफिट। ध्यान से देखो, खाली सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन रिकॉग्निशन नहीं, दो चीजें रिवोक करेगा। देखना उधर सर्कुलर। Recognition certificate and certificate of an eligible business for tax तो benefits. इसका मतलब कितने सर्टिफिकेट हैं? दो हैं। हम्म? दो हैं, एक तो रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट एज स्टार्टअप और एक टैक्स बेनिफिट वाला। एलिजिबल बिजनेस करके। हाँ, सर्टिफिकेट ऑफ तो रजिस्टर, अगर आपको कोई बोले सर्टिफिकेट ऑफ कि अप्लाई करो, तो आप कितने सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करोगी? दो। दो के लिए। एक रिकॉग्निशन के लिए करोगी वो ऐप में जाके, और दूसरा टैक्स बेनिफिट के लिए जो इनका बोर्ड है उसके पास से कराओगी। क्लियर? यस हो गया यस ये, अब ये क्लियर होगी। अब आगे चले। यस अभी स्टार्टअप का कल की जो हमने वीडियो करा था, उसमें जो हमने की थी वो 2016 की थी। फिर उसके बाद ये एक नई नोटिफिकेशन आई जिसने उसको सुपरसीड कर दिया। तो अब उस दिन के लिए ये डेफिनेशन है। अगर इसके बाद पढ़ते हुए हमें और चेंजेस आएंगे तो भी इसी फाइल को ही ठीक करेंगे। आखिर में इस फाइल में अपडेटेड रहेगा। यस। चलो आगे बढ़ो। हमने ये दोनों करा है। आगे बढ़ो, पीछे की तरफ जाओ, 18 वाली। ये टैक्स एग्जेम्पशन की बात कर रहा है, ये वाला कौन सब सा? लाइन से पहले वो देखो, रिवाइज डेफिनेशन फिर से आई फरवरी 19 में। नो, हाँ सर, ये खोलूं पहले? और इसमें नॉर्म्स फॉर टैक्स एग्जेम्पशंस भी हैं। हाँ वही सब जो अभी आपने पढ़े ना कि तो एग्जाम्पशन पहले का। एंजल टैक्स एग्जेम्पशन तो नहीं पढ़ना ना? पढ़ लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, किसी भी एक सीरीज से जाओ। तो करो। ऐसे ऊपर चल लेते हैं इसमें, चलो बट चले। नीचे भी हैं सर, फिर हाँ कुछ नीचे चलते। पर आरबीआई गाइडलाइंस ही हैं ज्यादातर। हाँ तो अभी पहले ये करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक तरफ से खत्म कर दो, फिर कुछ रहेगा तो अपन उधर से करेंगे। ठीक है, एंजल टैक्स एग्जेम्पशन। In this notification, entity shall be considered as a startup up to a period of 7 years from the date of incorporation registration, if it is incorporated as a private limited company or registered as a partnership firm or a limited liability partnership in India. In the case of startups in the biotechnology sector, the period shall be up to 10 years from the date of its incorporation and registration. ये तो सेम हो गया। Turnover of the entity for any of the ये financial 6 से years since 10 क्यों आ रहा है? इसके ऊपर कोई पेज है क्या? वो हिंदी के होते हैं ना सर। अच्छा अच्छा। Turnover of the entity for any of the financial years since incorporation registration has not exceeded rupees 25 crores. Entity is working towards innovation, development, or improvement of products or processes or services, or if it is a scalable business model with a high potential of employment generation or wealth creation. Provided that an entity formed by splitting up or reconstruction of an existing business shall not be considered a startup. Explanation. An entity shall cease to be a startup on completion of 7 years from the date of its incorporation, registration, or if it is turnover for any previous year exceeds rupees 25 अब ये देखो, ये मई 23 तारीख की उसमें है, तो क्या हट गया? पहले लाइन से चलो। जो भी अपने 17 की पढ़ी, ये उसके सुपरविजन उसमें है। हाँ, सुपर सेशन में। राइट। तो इसका मतलब अब क्या हो गया? स्टार्टअप क्या फर्क पड़ा यहाँ से? पहली डेफिनेशन में 7 ईयर्स सेम है, पार्टनरशिप फर्म सेम है, प्राइवेट लिमिटेड सेम है, एलएलपी सेम है, बायोटेक के लिए 10 ईयर सेम है। पहली कंडीशन से है। फिर टर्नओवर भी सेम है नहीं है। फिर एंड वर्किंग इनोवेशन और इफ इट इज स्केलेबल विद हाई सेम है। तो पहली डेफिनेशन में 3 थे, तो उधर कुछ एक्स्ट्रा था? नहीं। इधर एक्स्ट्रा था मतलब? जो भी हमने पहली डेफिनेशन पढ़ी उसमें यही 3 थे, 4 कंडीशन थी ना, ABCD। तो क्या नहीं है?
नहीं सर, है सब कुछ। आई थिंक इन्होंने दो को क्लब करा है। एक मिनट, पार्टनरशिप एलएलपी ले लिया और बायोटेक्नोलॉजी वाला ले लिया अप टू पीरियड ऑफ 10 इयर्स पर। ये अप टू 7 इयर्स वाला हमने 2 में कर रखा है ना। ये पहला वाला हमने 2 में कर दिया था। अच्छा, उसमें तो सेम है ना, पूरा तो का पूरा मतलब सेम। डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं हुआ, एक्सप्लेनेशन में क्या चेंज हुआ? An entity shall cease to be a startup on completion of 7 years from the date of its incorporation registration, or if it is a turn, or if its turnover for any previous year exceeds rupees 25 crore. In respect of startups in the biotechnology sector, an entity shall cease to be a startup on completion of 10 years from the date of its incorporation registration, or if its turnover for any previous year exceeds rupees 25 crore. तो इसमें कोई चेंज हुआ? नहीं सर। ठीक है, तो वहीं तक सेम चल रहा है। एक्ट मींस इनकम टैक्स एक्ट। Income Tax Act. Board means the interministerial board of certification comprising the following members: additional secretary, DIP, अब इसमें चेंज क्या representative हो of गया? ठीक है, MCA. कोई भी रहे, लेकिन इसमें पहले 3 थे, सबसे 16 की डेफिनेशन में अभी 8 मेंबर हो गए। किसमें से? जब 16 की डेफिनेशन पढ़ी थी आपने इंटर बोर्ड की, तो उसमें से 3 कहाँ मेंबर ही पढ़ी लिखे हमने? 2016 वाली नोटिफिकेशन में। जो कल पढ़ी थी। हाँ, अच्छा, तो अभी इस बोर्ड में 8 मेंबर्स हैं। एलएलपी का मीनिंग Right, sir. सेम है, मर्चेंट बैंकर का मीनिंग सेम है, पार्टनरशिप फर्म मींस फर्म रजिस्टर्ड, प्राइवेट लिमिटेड, टर्नओवर मींस टर्नओवर। तो इसमें कोई भी ऐसी डेफिनेशन नहीं है जो हमको वर्थ कॉपी करनी चाहिए, Yes. क्योंकि वो सब स्टैंडर्ड है। अब रिकॉग्निशन की बात करो। अभी जो हमने रिकॉग्निशन किया उसको हम इससे और मॉडिफाई कर रहे हैं। The process of recognition of an eligible entity as startup shall be as under. A startup shall make an online application over the mobile app or portal or set up by the Department of Industrial Policy and Promotion. The application shall be accompanied by a copy of certificate of incorporation or registration, as the case may be, and a write-up about the nature of business, highlighting how it is working towards innovation, development, or improvement of products or processes or services, or its scalability in terms of employment generation or wealth creation. ये वहां पे भी था, नोट देना है आपको, कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट देना है। थर्ड पॉइंट एक्स्ट्रा आ गया, वो क्या है? The Department of Industrial Policy and Promotion may, after calling for such documents or information and making such inquiries as it may deem fit, recognize the eligible entity as startup or reject the application by providing reasons. ये तो सेम ही हो गया सर। पर कहाँ लिखा? ये नहीं था ना वहाँ पे लिखा हो सेम। दिखाओ कहाँ लिखा है नोट में। ये है ना ऑनलाइन एप्लीकेशन वाला लिखा तो टैक्स के लिए नहीं लिखा होगा, बट रिकॉग्निशन में क्या? यही तो था ना, इसके आगे कुछ नहीं लिखा था। ये पहले 1 2 को उन्होंने बांट दिया, लेकिन थर्ड पॉइंट एक्स्ट्रा डाला अभी। हाँ, मतलब ये तो यही बोल रहा है बस। ठीक है, डाल देती हूँ। तो डीआईपीपी क्या करेगा? इंफॉर्मेशन कॉल करेगा, call information and accept or reject, and grants recognition or reject the application. Right. Right. Okay. आगे Certification for the purposes of Section 80 IAC of the Act. A startup being a private limited company or a limited liability partnership incorporated on or after 1st day of April 16, but before 1st day of April 21, may, for obtaining a certificate for the purpose of Section 80 IAC of the Act, make an application in Form 1 along with documents specified therein to the board. And the board may, after calling for such documents or information and making such enquiries as it may deem fit, grant the certificate referred to in subclause C of clause 2 of the explanation below, subsection 4 of section 80 IAC of the Act. हाँ, अब इसको कहते हैं और रिजेक्ट दैट। हाँ, रिजेक्ट दे। टैक्स उधर जाओ, जो टैक्स बेनिफिट लिखे थे। हाँ जी। उसमें बी ए प्राइवेट कंपनी और इनकॉर्पोरेटेड, ब्रैकेट में लिखो इनकॉर्पोरेटेड फ्रॉम 16 से 21। इनकॉर्पोरेटेड बिटवीन लिख दूं?
ठीक है, एप्लीकेशन किस में करनी है? फॉर्म 1 में। तो एप्लीकेशन का फॉर्मेट दे दिया उन्होंने। कहाँ लिखा है फॉर्म 1? अच्छा ये रहा। For 8A, make an application along with documents that specified then to the board and board may after calling for all information making such inquiries. ठीक है। Yes sir. तो टैक्स बेनिफिट कंडीशन इंटरव्यू, ये देखो नीचे लिखा है थर्ड लाइन में, थर्ड पॉइंट में हाँ लिखो इन फॉर्म 1। नहीं, ये तो सर्टिफिकेट है ना सर, हमें तो एप्लीकेशन के बारे में। तो बोर्ड को एप्लीकेशन कैसे करेगी? फॉर्म 1 में ही करेगी ना सर्टिफिकेट के लिए। तो एक और डाल देती हूँ यहाँ पे। नहीं यही है। नहीं वो तो सर्टिफिकेट है ना सर। ठीक है चलेगा। फॉर्म 1 विद डॉक्यूमेंट। और इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड क्या करेगा? सर्टिफिकेट देगा और रिजेक्ट कर देगा विद रीजन। यस तो कर दो उसको सर्टिफिकेट और रिजेक्शन। मतलब क्या हो रहा है, आपको हिस्ट्री भी क्लियर हो रही है कि पहले क्या था, फिर क्या चेंज किया, फिर क्या चेंज किया। आखिर में हम लेटेस्ट डेफिनेशन पे आएंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, वही नोटिफिकेशन चेंज करके दोबारा डाले जा रहे हैं। तो अभी आप अभी की नहीं पिछले सालों की भी बता सकते हो किसी को जो लास्ट में पहुंचोगी कि सर आज ये है लेकिन इससे पहले ये था, उससे पहले ये था, जब ओरिजिनल हुआ था तब ये था। तो आप जो बात कर रहे हो ये उस टाइम की बात है, अब चेंज हो गया प्रोविजन। एक सर मैं तो आई एम डूइंग दिस सेशन ओनली फॉर द सेक कि मतलब व्हेन पीपल आर टॉकिंग अराउंड मी आई कैन अंडरस्टैंड। पर इसके लिए जब आपको बोलने के लिए बोला तब भी तो आपको बोलने को होना चाहिए ना, खाली अंडरस्टैंडिंग नहीं बोलने के लिए। आई डोंट नो, आई डोंट थिंक दे विल आस्क मी ऑल दिस बिकॉज़ उनके लिए वो कंपनीज। आप अपना हाँ ऑब्जेक्टिव आप देखो कैसा आपका है। हाँ लेकिन अपने को मतलब वही है कि जब तक ट्रांजैक्शन समझ नहीं आएगी तब तक फिर पूरा काम हो नहीं पाता है। मेन प्रॉब्लम वो है। ठीक है, नॉलेज सेम है, उसका एप्लीकेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो। हाँ चलो, अप्रूवल फॉर पर्पस ऑफ क्लास ऑफ सेक्शन 56 ऑफ द एक्ट। एक्ट कौन सा है यहाँ पे? What do you mean by act? Income Tax Act. Income Tax Act. A startup being a private limited company and in conformity with the definition as per definition stipulated at para 1A shall be eligible to apply for approval for the purposes of clause 7B of subsection 2 of section 56 of the act if the following conditions are fulfilled. The aggregate amount of paid up capital and share premium of the startup after the proposed issue of shares does not exceed 10 crore rupees. तो पहले तो ये देखो कि 56 है क्या, किस चीज से एग्जम्पशन है? इनकम टैक्स एक्ट का ना। फेयर वैल्यू की होगी आई थिंक, किसी भी रेट पे आप इशू कर सकते हो। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। डेफिनेशन देखो ना कौन सी है वहां पे लिखा है ना, सबसेक्शन। सबसेक्शन कौन सा सेक्शन? ठीक है, सबसेक्शन कौन सा? एक मिनट। For approval for the purposes of clause 7B of subsection 2 of section 56. Say 7B of subsection 2 subsection 2 तो ये हो गया 7B. In particular, and the following income shall be chargeable to income tax under the head income from other sources, namely. क्या बोल रहा है? 7B तो ये रहा. Where an individual or a Hindu undivided family receives in any previous year from any person or persons or on after the first day of October 2009 any immovable property without consideration. पता नहीं सर, लिंक नहीं बैठ रहा, एक मिनट पहले वहाँ रूल पढ़ो क्या लिखा है। वही A startup being a private limited company and in conformity with the definition as per definition stipulated para 1A
shall be eligible to apply for approval for the purposes of clause 7B of subsection 2 of section 56 of the क्या Act है if the following 7B? conditions. 7B में यहाँ लिखा हुआ है 7BA समथिंग ऐसा लिखा हुआ है। 7B तो लिखा है सिर्फ उसमें तो 7B क्या 7B of subsection 2 of 56 एग्जम्पशन है है ना? क्या है? पहले ये ऊपर हेडिंग से पढ़ो, 7B सीधा बीच में पहले हेडिंग पढ़ो। heading ये है in particular and without prejudice to the generality of the provisions of subsection 1 the following income shall be chargeable to income tax under the head income from other sources namely ठीक है ये तो हो गया 2 56(2) फिर इसका 7 है where an individual or a Hindu undivided family तो आपको ये receives a money एग्जम्पशन ले रही हो ना इससे 7B से, तो ये जो इनकम उसकी इनकम में ऐड होने वाली थी उसको अगर आपको एग्जम्प्ट कराना है तो आपको वो कंडीशंस पूरी करनी है जो उसने वहां पे लिखी हैं। पर तो ये ये तो कौन सर सी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेट कर रहा है विदाउट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू व्हिच एक्सीड ये जो स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू है ये इनकम में ऐड होने वाली थी। अच्छा ये क्या बोला कि अगर ये इनकम जो है अगर आपने बिना कंसीडरेशन कोई ट्रांजैक्शन कर दी तो जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है अगर 50,000 से ज्यादा तो वो आपकी इनकम में ऐड होएगी। राइट और अगर कंसीडरेशन लेस देन दी स्टैम्प वैल्यू है 50,000 से ज्यादा की तो जितना एक्सेस है कंसीडरेशन जो स्टैम्प ड्यूटी इस कंसीडरेशन से ज्यादा है वो पैसा आपकी इनकम में ऐड होगा। अगर 75,000 की स्टैम्प ड्यूटी आ रही है आपने 50 ही लिया तो 25,000 रुपये इनकम में ऐड हो जाएगा। तो उस चीज से एग्जेम्पशन लेने के लिए बट व्हाट प्रॉपर्टी आर दे टॉकिंग अबाउट एनी मूवेबल प्रॉपर्टी व्हिच इज अ पार्ट ऑफ अ स्टार्टअप मतलब असेट्स मतलब स्टार्टअप को ये इनकम उसकी इनकम में ऐड होने वाली थी स्टैम्प ड्यूटी की। तो उसको ऐड नहीं करानी अपनी इनकम कोई सेल परचेज जो भी करी है उसने उसने गिफ्ट किया या कुछ भी किया तो स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू जो है वो एटलीस्ट उसकी इनकम मानी जाएगी उसके बिहाफ पे पे हो रही है। राइट सर। तो इससे एग्जम्पशन अगर आपको चाहिए इस पर्टिकुलर क्लॉज से हाँ तो आपको क्या कंडीशन पूरी करनी है? मेरे को वो सारी कंडीशन पूरी करनी है जो भी हाँ तो अभी वो कंडीशन लिखते पहले कंसेप्ट समझ रहे थे किस चीज के लिए बोल रहे हैं अब इसको ऊपर से पढ़ो। If the following conditions are fulfilled, the aggregate amount of paid up share capital and share premium of the startup after the proposed issue of share does not exceed 10 crore rupees. The investor proposed मतलब जो भी इक्विटी शेयर कैपिटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस शेयर प्रीमियम शुड नॉट बी मोर देन 10 crore. The investor proposed ये इन्वेस्टमेंट से कोई लिंक है कुछ तो मिक्स कर रहा है कुछ तो डेफिनेशन या तो चेंज हुई है या क्या है क्योंकि इन्वेस्टमेंट शेयर से लिंक है। मैं वही कह रही हूँ कि वो लिंक नहीं बैठ रहा मेरे हिसाब से तो मुझे अभी भी नहीं लग रहा था। तो वो तो फिर इनकम टैक्स की वेबसाइट ही खोली थी मैंने क्या क्या खोला था मैंने इनकम टैक्स इंडिया ही थी ये। चलो कोई बात नहीं उसका अभी ये समझो कि कुछ पर्टिकुलर एग्जम्पशन अगर आपको चाहिए इनकम टैक्स से तब पहले ट्रांजेक्शन समझ ले फिर समझ आएगी क्या ये एग्रीगेट अमाउंट ऑफ पेड अप वैल्यू पेड अप शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम जो है वो 10 करोड़ से कम होना चाहिए। The investor proposed investor who proposed सबसे पहले इसमें एक प्रपोज इशू इन्वॉल्व है सबसे पहले तो अभी ये समझो। राइट सर। कोई तो प्रपोज इशू इसके अंदर इन्वॉल्व है शेयर्स का तो वो कह रहा है कि वो इशू करने के बाद आपकी पेड अप कैपिटल प्रीमियम की अमाउंट 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आगे राइट सर। The investor who proposed to subscribe to the issue of shares of the startup hereinafter in this notification referred to as investor has the average returned income of 25 lakh rupees or more for the preceding 3 financial years. क्या कह रहा है? Or the net क्या बोल रहा है? The investor who proposed to subscribe to the issue of shares of the startup has जो इन्वेस्टर है उसके पास एवरेज इनकम जो है वो 25 लाख रुपीस या उससे ज्यादा है पिछले 3 सालों के लिए। और जो नेटवर्थ है उसकी 2 करोड़ या उससे ज्यादा लास्ट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। तो सबसे पहले पहली कंडीशन थी कि इशू करने के बाद जो भी इन्वेस्टर आपकी कंपनी में इशू कर रहा है तो
जो भी है इन्वेस्टर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, उस इन्वेस्टमेंट के बाद आपकी जो पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व है वो मिला के 10 करोड़ से कम ही रहने चाहिए। राइट सर। पहली चीज। फिर जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है उसकी इनकम जो है, रिटर्न इनकम 25 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। राइट सर। फिर नेटवर्थ उसकी 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बड़ा इन्वेस्टर नहीं आना चाहिए उसके अंदर, छोटा इन्वेस्टर होना चाहिए। राइट सर। फिर द स्टार्टअप हैज ऑब्टेन्ड ए रिपोर्ट फ्रॉम मर्चेंट बैंकर, और स्टार्टअप ने मर्चेंट बैंकर से एक वैल्यूएशन रिपोर्ट लेनी है, फेयर मार्केट वैल्यू शेयर्स की। यस सर। शेल, और ये कौन से फॉर्म में है? फॉर्म 2 में। Right, ग्रांट sir. मुझे लगता है स्टैम्प ड्यूटी से एग्जम्पशन रहेगी कुछ, तो वही जो इनकम की बात कर रहे हैं हाँ हाँ हाँ। कि उसमें जो भी स्टैम्प ड्यूटी लगती है वो आपकी इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, ऐसा कुछ तो रहेगा। अपन सर्च पर करेंगे। यहाँ जो लिख, हाँ हाँ, हाँ हाँ, ये तो तो क्लियर है। ये बोर्ड में आपका कंडीशन पूरी करने के लिए केवल वो जो रेलिवेंट पैराग्राफ है वो अपने को टैली करना है, क्योंकि वहां पे बात हो रही है जो मतलब भी बेसिकली सेक्शन 5627B क्या है? हाँ, बिकॉज जो वहां पे बात हो रही है वहाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे स्टैम्प ड्यूटी की बात कर रहे हो आप, और यहाँ पे बात हो रही है शेयर इशू की। राइट सर। तो अपने को दोनों में लिंक बनाने का है कि ऐसा क्या लिंक है। राइट सर। हम्म राइट सर। तो अभी इसको समरी में वहां लिख दो, बिना देखे कि क्या करना पड़ेगा अगर हमको 56(2) से एग्जम्पशन चाहिए। बिना देखे। बिना देखे, समझ के, बस अंडरस्टैंडिंग लिखनी है वहां पे। और इसलिए बना रहे हैं वहां की अगर अंडरस्टैंडिंग आप लिख पाई तो आपको समझ आ गया, नहीं लिख पाई क्योंकि कॉपी पेस्ट करना मैं इसलिए अलाउ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो आपको समझेगा ही नहीं। नहीं, मैं तो एक्चुअली अमाउंट बहुत भूलती हूँ, जैसे कोई बात नहीं, जो भी उसके ये लिए आप देखो ना उसके बाद दोबारा, लेकिन पहले बिना देखे लिखो। सब्सक्राइब टू द इशू शेयर्स ऑफ स्टार्टअप। ये तो एक अलग चीज, एक मिनट मैं पहले यहाँ लिख देती हूँ। exemption from 56 to 7B of the Income Tax Act. income tax. हाँ, paid up capital plus reserves after the proposed issue. रिजर्व्स तो नहीं लिखेंगे ना सर, क्या क्योंकि लिखा उन्होंने वहाँ पे? शेयर प्रीमियम, हाँ, शेयर शेयर प्रीमियम प्रीमियम should be less than 10 करोड़ है ना शायद। सर ये क्या हो रहा है? ये क्या था सर आपका? ये क्या था? क्या हुआ सर? बोलते जाओ। आप खाना खा रहे? नहीं, बीच में ऐसी वो गैस टाइप की आवाज आ रही है सर, जैसे गैस ऑन करो। हाँ, कौन सी हाँ, क्या हुआ सर? सर आवाज आनी बंद हो गई। सर आवाज नहीं आ रही है मुझे। Recording stopped. Recording in progress.
हाँ बोलो भी फटाफट क्या लिख दिया आपने। हाँ, सो बेसिकली एग्जेम्पशन तब मिलेगा अगर पेड अप शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम कैपिटल 10 करोड़ से कम होगा, और कब जो आफ्टर इन्वेस्टर द है इशू, जो वो कहाँ लिखा आपने आफ्टर द इशू? आफ्टर द इशू, हाँ जी, इशू होने के बाद की कैपिटल की बात हो रही है। आफ्टर द प्रपोज्ड इशू, आफ्टर द इशू ऑफ व्हाट सर, मतलब इनिशियल शेयर इशू, शेयर्स अब इशू ऑफ इन्वेस्टर अगर आपकी फर्स्ट कंपनी शेयर। में नहीं ना, अगर आपकी कंपनी में इन्वेस्टर लेके आ रहे हो तो उसको इन शेयर्स देने के बाद आपकी पेड अप कैपिटल प्रीमियम 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यस, पहली कंडीशन। फिर जो इन्वेस्टर पर हाँ, इन्वेस्ट कर रहा है उसकी एवरेज रिटर्न इनकम 25 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए 3 सालों में, और नेटवर्थ 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए पिछले साल में। यस सर। और क्या होना चाहिए? और the startup has obtained a report from a merchant banker specifying the fair market value of shares तो मर्चेंट बैंकर से in रिपोर्ट accordance। लेनी। हाँ नहीं, फिर तो एक चीज तो ये भी है कि इन्वेस्टर भाई 25 लाख कमाए और नेटवर्थ 2 करोड़, और फिर स्टार्टअप मर्चेंट बैंकर फेयर इन अकॉर्डेंस विद रूल 11, ये भी खोलूं क्या सर? क्या नहीं ना, आपको शेयर करने के लिए फेयर मार्केट वैल्यू पे इशू करना पड़ता है हाँ अब हाँ इनकम हाँ, टैक्स के बेनिफिट के लिए। तो आपको एक अभी अलॉटमेंट कैसे करते हो, बिना वैल्यूएशन रिपोर्ट के करते हो क्या प्राइवेट प्लेसमेंट में? नहीं कर सकते, प्राइवेट कंपनीज के लिए तो नहीं कर सकते। तो उसके लिए उसकी जो रिपोर्ट लेनी है वो मर्चेंट बैंकर से लेनी है इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर लिस्टेड कंपनीज में कैसा होता है, मतलब जस्ट आस्किंग क्या जस्ट, अभी इसमें कहीं एक, जैसे अगर ये पहले प्राइवेट हाँ, लिमिटेड से ये एक बाहर बार कंडीशन लिख ले, बाहर कंडीशन लिख फिर अपन करते हैं डिस्कस। report from merchant banker specifying report from merchant banker specifying the fair market value ऑफ शेयर्स। इलेवन ए यू कुछ लिखा है ना, 11 जो यू। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन जब आप करोगे कौन से फॉर्म में करनी है और किसको कौन करनी से है? फॉर्म? एप्लीकेशन ये जो है एग्जाम्पशन के लिए कौन से ये फॉर्म में? फॉर्म 1 बताया था ना कहीं पे। बेटा नोटिफिकेशन देखो जरा। Form 2. The application for approval under this para shall be made in Form 2 to the board and shall be accompanied by the बोर्ड कौन documents सा बोर्ड है? specified there. Interministerial board. हाँ तो आपको नहीं नहीं, हाँ ये टैक्स वाला कोई अलग तो नहीं है ना? नहीं वही बोर्ड है। एक मिनट, वही बोर्ड है ना? तो आपको एप्लीकेशन करनी है जो भी ऊपर लिखा है टैक्स, आपको एप्लीकेशन करनी है तो फॉर्म 2 में करनी है। राइट सर। द एप्लीकेशन फ्रॉम, हाँ सर, फॉर्म, ये मैं लिख दूं ना इसमें। एप्लीकेशन टू बी मेड इन फॉर्म 2। May after calling for the documents and information, making such inquiries as it may deem fit, grant approval for the purpose of clause 7B of subsection 2 of section 56 of the Act, specifying the relevant details, including details of investor, amount of premium on which shares are to be issued, and the latest date by which the shares are to be तो issued. ये अप्रूवल जो देगी एग्जाम्पशन की उसमें वो प्रपोज इशू की पूरी डिटेल इनकॉर्पोरेट करके देगी। तो ये प्रपोज इशू से कंसर्न है। अब इशू में क्या लगता है, मोस्टली स्टैम्प ड्यूटी है कि इनकम टैक्स का क्या एंगल आता है कि आपको शेयर फेयर मार्केट वैल्यू के आसपास इशू करने हैं और जो कुछ भी प्रोविजंस हैं तो उस कंटेक्स्ट में अपने को देखेंगे बाद में। मैं इसलिए अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसके बाद जो एक अमेंडमेंट फिर से आई है उसमें फिर से कुछ चेंज तो नहीं हो गया इस प्रोविजन में। राइट, डिक्लाइन टू ग्रांट द सेड अप्रूवल आफ्टर तो उसमें प्रोवाइडिंग लिख दो कि वो क्या करेगी एप्लीकेशन के बाद बोर्ड क्या करेगा, वर्ड फाइल में लिख दो। ग्रांट अप्रूवल अभी एक्चुअली यही नहीं पता ना, 56 7 हाँ देखेंगे ना, ऐसे खत्म थोड़ा हो रहा है, थोड़ा चला गया। आपको इतना समझ आ रहा है इनकम टैक्स के एक सर्टेन प्रोविजन से एग्जम्पशन है जो शेयर से लिंक है। अभी जो आपने खोला वो तो वो नहीं था, तो फिर वी हैव टू सी कि वो क्या एंगल है पूरा, या तो पूरा पढ़ेंगे तो समझ आएगा
तो पढ़ेंगे उसको। बट हाँ, मेक सेंस कि एंड में पढ़ें जब हमें पता हो कि अभी प्रेजेंट डे प्रोविजंस क्या है। हाँ, तो इसलिए पढ़ेंगे उसको, बिना पढ़े थोड़ा छोड़ेंगे। अभी किसी को आप एग्जाम्पशन बताओगे, वो भी यही पूछेगा किस चीज की एग्जाम्पशन है, तब बता पाओगे। 56 7 B of that सब कुछ छोड़ेंगे, सिर्फ समरी लिखते हैं ना, इतना सब क्या लिख रही है। of the act, फिर क्या है स्पेसिफाइंग विद इशू डिटेल्स, इतना लिख सकते हैं ना। परमिशन विद इशू डिटेल और रिजेक्ट। बोर्ड क्या करेगा, आइदर अप्रूवल देगा विद इन्वेस्टर डिटेल, इशू डिटेल्स और रिजेक्ट, ये दो चीजें कर सकता है बोर्ड। अगर एक प्रोसेस में हम बातचीत की भाषा में बात करें कि अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि भैया मुझे क्या एग्जाम्शन है इनकम टैक्स में और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो आपको बोलेगा एग्जाम्शन आपको जो है वो 56(2) की है, जो अपन देखेंगे क्या प्रोविजन है। फिर आपको होना कंडीशनें क्या क्या पूरी करनी है, कि आपको जो इशू कर रहे हो उसके इशू करने के बाद भी आपके कैपिटल प्लस प्रीमियम 10 करोड़ से कम होना चाहिए। इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट कर रहा है उसकी 25 लाख से ऊपर एनुअल इनकम नहीं होनी चाहिए लास्ट 3 इयर्स में, और उसकी नेटवर्थ 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और उसके अलावा तीसरी चीज क्या थी कि उसने वैल्यूएशन रिपोर्ट मर्चेंट बैंकर से ली है कि हम किस प्राइस पे इशू कर रहे हैं। तो ये जब इशू की डिटेल वो जब इस बोर्ड को देगी तो बोर्ड इसके बेस पे उसको अप्रूवल देगी कि हाँ आप कर लो, ये एग्जाम्पशन देते हैं हम आपको इस चीज की, और उसके अंदर लिख के देगी कि ये इशू की इसी डेटेड टर्म्स पे होना चाहिए, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, या फिर रिजेक्ट कर देगी। ठीक है, रिवोकेशन का क्या है? In case it is found that any certificate of approval referred to in para 3 or para 4 have been obtained on the basis of false information, the board reserves the right to revoke such certificate or approval. When the certificate or approval has been revoked under subpara 1, such certificate or approval shall be deemed never to have been issued or granted by the हाँ, board. इसका मतलब क्या हो गया, अभी जब रिवोकेशन या सर्टिफिकेट कैंसिल हो रहा है, अभी दोनों के लिए बात कर रहे हैं। पहले उस जगह पे आओ जहाँ पे हमने लिखा हुआ था कि क्या होगा रिवोकेशन पे। वो कहाँ है रिवोकेशन? नीचे ना फॉल्स इंफॉर्मेशन हो तो ये रहा डिपुट है, ये रहा। ठीक है, अब इसमें क्या है, रिवोक सर्टिफिकेट रिकॉग्निशन एंड अप्रूवल। अप्रूवल भी रिवोक कर सकता है ना वो। अभी वो सर्टिफिकेट रिकॉग्निशन का भी इसमें आ रहा था ना सर, वो नहीं आ रहा, मैं वही देख रही थी कि स्टार्टअप का जो रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट होता है वो उसके रेवोकेशन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। आई थिंक इट्स सर्टिफिकेट अप्रूवल की बात मतलब कर वो रहे कहाँ हैं। पे गया? सर्टिफिकेट रिकॉग्निशन तो अभी भी है ना इस प्रोविजन में कि नहीं है? कहाँ है सर? उसमें रिकॉग्निशन के लिए आपको अप्लाई करना, ये तो है कि वो नहीं है इस नोटिफिकेशन में? इसमें कहाँ है? ये तो टैक्स अच्छा है तो ये हाँ 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 है। ठीक है, तो रिकॉग्निशन अलग है। उसके बाद ये जो सर्टिफिकेट 3 और 4 की बात कर रहा है, तो 3 में क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ टैक्स वाला, और 4th भी अप्रूवल। तो इनके लिए वो क्या बोल रहा है कि अगर उसको पता चला कि बोल रहे रिवोक कर, गलत इन्फॉर्मेशन दी तो वो रिवोक कर देगा। और रिवोक करेगा तो एज इफ कभी इशू नहीं होता, इसके बेस पे जो भी अलॉटमेंट करी है वो सब गलत हो जाएगी। दैट मींस वो वायलेशन हो जाएगी। बट ये हाँ, ये दोनों टैक्स सर्टिफिकेट्स की बात कर रहा है ना, ये रिकॉग्निशन वाले सर्टिफिकेट की बात नहीं कर रहा है, ये TIC और 56 की बात। ठीक है सर। What is the right to revoke such certificate of approval? Whether certificate of approval has been revoked. Forms क्या है? The notification come to form 1 है, ये name of startup, date of incorporation, ये तो वही है। ठीक है, डेटाबेस भर दो। क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ में लगाने हैं ये देखो। एनुअल This अकाउंट form लगाना shall be accompanied for the copies of income। 3 साल का मांग रहे हैं तो सब कुछ, अगर 3 साल का नहीं हुआ तो ठीक है, बिना 3 साल का। ठीक है, ये सब डॉक्यूमेंट ठीक है सर। तो फॉर्म 1 या 2 जो आपको लगाने का है। यस, ये क्लियर हो गया। अब जाओ उससे अगली उसमें ये चेंज होके फिर क्या हो गया। अभी ये कब की थी? 19 की। हर साल ये रिव्यू कर रहे हैं जो मुझे समझ आ रहा है।
16 में रिव्यू करा, 17 में रिव्यू करा, हाँ ऐसे अगले साल रिव्यू किया, फिर से रिव्यू करेंगे ये लोग। उसी लिंक पे जाओ कि अभी और क्या चेंज किया, रिफाइन करते जा रहे हैं मतलब। ये हो गया एंजल टैक्स 18 में, एग्जेम्पशन, अब ये 19 है। में करें। तो मैं 1 मिनट पानी पी के आ रही हूँ। ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हो तो ना। हाँ। पैरा 1 इज रिप्लेस विद द फॉलोइंग। तो देखो पैरा 1 ही क्या रिप्लेस हुआ, सीबीडीटी किसकी जगह आ गया, इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड की जगह। CBDT means the Central Board of Direct Taxes constituted under Central Board of Revenue Act, para 4. सीबीडीटी को 1E डिफाइन किया है उन्होंने, सीबी1डी को डिफाइन किया कि व्हाट इज सीबीडीटी। नहीं इन्होंने तो ये कहा है कि para 1E is replaced with the following. तो 1E क्या था, मुझे याद नहीं है, देखना खोलो पड़ेगा। ओपन करो, ये बंद हो जाएगा, मैं सारा एक ही लिंक से खोल रही हूँ, देखती हूँ अगर इसमें मिल जाएगा तो। इसमें नाम से सेव नहीं है, इसको एक बार ठीक से सेव करूंगी अभी ना, तो वहीं से खोलती हूँ। पैरा 1E सर, ये वाला नोटिफिकेशन नहीं होगा ना, वो कोई और होगा। 18 हो ना डेट, ना अप्रैल 18 का डेट का क्या, अप्रैल 18 था वो। हाँ अप्रैल 18 तो वही है। हाँ, तो एंजल उसमें टैक्स 1E क्या चेंज हो गया वो देखो। मर्चेंट बैंकर की डेफिनेशन है ना फिर उसमें 1E 1, अच्छा नहीं सॉरी, पर 1E, हाँ 1E, हाँ वही है, मर्चेंट बैंकर की है, इसीलिए इट इज नॉट मेकिंग सेंस ना। 1 मिनट मैं देखती हूँ, रुको। ये कोई और नोटिफिकेशन को रेफर कर रहा होगा, आई एम श्योर। हमें अभी ये पढ़ लिया, अप्रैल 11 की बात कर रहे हैं। Notification partial modification, the said notification para 1 is तो पैरा 1 ही replaced with निकालो the उसमें following. कौन सा, अप्रैल 11 2018 GSR 364E। अप्रैल 11 2018 तो यही है, पर GSR 364E है ना ये। ये 501E है। ये अच्छा, एक मिनट, ये 364E है, पर इसका जो 1E ठीक है है ना, दैट इज मर्चेंट बैंकर, तो उसकी जगह उसने क्या रिप्लेस किया, मर्चेंट बैंकर की जगह CBDT। हाँ ठीक है, तो ये डेफिनेशन हटा दी और उसकी जगह सीबीडीटी लिख दिया। मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या पर बोल अभी क्या आगे रहे हैं। आएगा तब समझेगी ना, अभी से क्या समझ रही है, जब उसका लिंक आएगा तब समझेगी। हाँ चलो ठीक है सर। पैरा 4 ऑफ द नोटिफिकेशन शैल बी रेड एज अंडर। अब 4 कौन सी थी, अप्रूवल फॉर द पर्पसेस ऑफ क्लॉज 7B of subsection 2 of section 56 of the act. A startup which is recognized by Department of Industrial Policy and Promotion under para 2(3)(a) shall be eligible to apply for approval for the purposes of clause 7B of subsection 2A 56 के लिए जो था section 56 for the shares already issued or proposed to be issued if the following conditions are fulfilled. Aggregate amount of paid and share premium of the startup after proposed issue if any doesn't, ये तो same है। The proposed investor shall have return income of rupees 50 lakh or more of for financial year preceding the year of investment, proposed investment. पहले 25 लाख था, अभी 50 है। Net worth exceeding rupees 2 crore or the amount of investment made proposed to be made in the startup, whichever is higher as on the last date of the financial year preceding the year of investment, proposed investment. Shall have net worth exceeding 2 करोड़ रुपए से ज्यादा या जितनी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है उससे तो ज्यादा नेट वर्थ होनी चाहिए। Yes sir. Application for approval under this para shall be made in form 2 to DIP and shall be accompanied by the document specified there. Provided that in case the approval is requested for shares already issued by the startup, no application shall be made if assessment order has been passed by assessing officer for the relevant financial year.
ये प्रोस्पेक्टिव ही है, अगर उसका असेसमेंट हो गया है उस साल का तो शेयर से रिलेटेड ही है ये एग्जम्पशन। आ जाओ उस वर्ड फाइल में आ जाओ, देखो क्या चेंज हुआ। ये तो 10 करोड़ ही है, यहाँ पे 50 लाख 50 लाख रुपीज होगी, नेट वर्थ 2 करोड़ रुपीज और मोर, और अमाउंट इन्वेस्टेड और प्रपोज्ड। सर ये भी चेंज हो गया है, यहाँ पे लिखा है और मोर फॉर द फाइनेंशियल ईयर प्रीसीडिंग द ईयर ऑफ तो इन्वेस्टमेंट। 3 इयर्स की जगह पहले प्रीसीडिंग ईयर हो गया। हाँ, तो मोर फॉर फाइनेंशियल ईयर प्रीसीडिंग द ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट। Net worth exceeding rupees 2 crore. और अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोज टू बी मेड उससे ज्यादा होनी चाहिए, और नेटवर्थ मोर देन द अमाउंट प्रपोज टू बी मेड। Is 2 crore or the amount of investment proposed to be made. क्या होगा, जब ये सब पढ़ लिया होगा तो इस शीट को हम ऊपर से नीचे रिवाइज करेंगे तो फाइनल आउटपुट होगा कि स्टार्टअप अब ये होता है। आई थिंक अपने को क्लियर हो रहा है ना क्या क्या। अभी एक बेनिफिट आ गया कोई तो 56 का कि उसका एग्जम्पशन है, फिर और एग्जम्पशन भी आएंगी। Financial year preceding the year of investment. पूरा नहीं लिखने का, छोटा छोटा लिखने का। अपन लिखने की प्रैक्टिस नहीं कर, कंसेप्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। FY प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो उतना में टाइम बचता है। ये ठीक हो गया। अभी मर्चेंट बैंकर की रिपोर्ट है क्या अभी भी? Application for approval under this para shall be made थर्ड in पॉइंट कहाँ पे गया? नहीं है। तो इसका मतलब हट नहीं, गया, मर्चेंट बैंकर हट गया ना, हट ही गया होगा, तो आगे ना हो कहीं, यहीं पे खत्म हो रही है वो। तो इसका मतलब आप पूछ रहे थे मर्चेंट बैंकर की जगह क्यों कर दिया, तो मर्चेंट बैंकर हम लोगों ने रिपोर्ट हटा दी तो क्यों डिफाइन करेंगे उसको? अब सेंस बेटर है ना। अभी बेटर है कि नहीं? हाँ ठीक है समझ में आ गया। हाँ बैठ गया। Application for approval under this para shall be made in Form 2 to BIP and shall be accompanied by the documents specified therein. Provided that in case the approval is requested for shares already issued by the startup, no application shall be made if assessment order has been passed by assessing officer for the relevant financial year. अभी हमने Form 2 लिखा हुआ था, ठीक है। उसके ब्रैकेट में नोट फॉर द फाइनेंशियल ईयर ऑफ व्हिच असेसमेंट डन। यहाँ से कुछ कॉपी नहीं करना, लिखना है उधर। हाँ नहीं, मैं वही देख रही हूँ। In case the approval is requested for shares already issued by the startup, no application shall be made if assessment order has been passed by for the relevant financial year. लो मस्ती चालू। क्या हुआ सर? मस्ती चालू, खेल रहा। No application shall be made if assessment order has been passed by assessing officer. ये जो एग्जम्पशन है प्रपोज इशू के लिए भी है और एग्जिस्टिंग इश्यूज के लिए भी है। तो एग्जिस्टिंग इशू में कौन से साल के नहीं करने एप्लीकेशन? जिनकी असेसमेंट ऑलरेडी हो चुकी है जिस साल की। अगर आपने 17-18 में कुछ शेयर्स इशू किए थे जिसके लिए आप एग्जामिशन एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो और 17-18 की असेसमेंट हो चुकी है, तो आप उसके लिए एग्जामिशन की एप्लीकेशन नहीं कर सकते, 18-19 ऑनवर्ड कर सकते। मतलब if assessment done then no application can be made. उसी के आगे ब्रैकेट में लिख देना हैपन देन एक्सेप्ट फॉर ईयर फॉर व्हिच असेसमेंट ऑलरेडी डन। Application cannot be made for year for which assessment order already passed. सर ये लोग सोते नहीं है? रात को ही सोएंगे। अच्छा, जैसे बच्चे तो सो जाते हैं ना? नहीं, चलता रहता है, कोई ना कोई जागा रहता है, 3-4 है ना। हम लोग सोएंगे तो सोते हैं, तो हम लोग नहीं सो रहे, ठीक है। अब ये जो एप्लीकेशन उसने की
वो क्या होगी, DIPP CBDT को भेजेगा। एप्लीकेशन करनी है DIPP को, सिंगल विंडो है, लेकिन वो CBDT को भेजेगा। तो उसमें लिखो कि एप्लीकेशन के आगे फॉरवर्डेड बाय DIPP वर्ड फाइल में, या सबसे पहले टू DIPP, नहीं पहले टू DIPP बाय CBDT। नहीं ना, फॉरवर्डिंग नहीं बेटा। एप्लीकेशन आपको किसको करनी है? आपको एप्लीकेशन DIPP को करनी है। मतलब डिप हम DIPP को करेंगे जो CBDT को आपको हर फॉरवर्ड एप्लीकेशन DIPP को करनी है। रिकॉग्निशन के लिए DIPP को करना है, एग्जाम्पशन के लिए DIPP को करना है, नॉर्मल टैक्स एग्जाम्पशन के लिए भी DIPP को करना है। फॉरवर्ड टू CBDT, जो टैक्स अथॉरिटी को फॉरवर्ड करेगा। अब ये एप्लीकेशन कहाँ पहुंच गई आपकी? CBDT में पहुंच गई। अब CBDT क्या करेगा? This within a period of 45 days from the date of receipt of application from DIPP may grant approval to the startup for the purpose of clause 7B of subsection 2 of section 56 of the act to decline to grant such approval। या तो वो approve कर देगा या reject कर देगा। CBDT shall approve or reject। In para 5 and 5.2 after word board, words or CBDT are added। para 6 क्या है para 5(1) and 2? आफ्टरवर्ड बोर्ड और CBDT कौन सा है? para 5(1) 5.2 क्या? इसमें तो है ही नहीं 5.1 और 5.2। इसमें नहीं ना, ये अमेंडमेंट का है। तो मेन नोटिफिकेशन जो 18 वाली थी ना, उसको चेंज कर रहे हैं। Shall certainly come to effect under the official gazette review of notification before 31/3/21। इससे तो फिर से हो गया होगा, इससे रिव्यू हो चुका है, रिव्यू हो चुका है सर ऑलरेडी। क्या हो चुका है? ये हाँ, इसमें भी कौन सी जगह आपने बोर्ड के बाद वो भी इसमें लिखा हुआ है ना 31/3। बोर्ड के बाद आपने CBDT डाला ना, बोर्ड और CBDT। The board and CBDT ये रहा ना, खोल लिया। The board and CBDT reserves the right to revoke such certificate। तो दोनों के पास राइट है ना रिवोक करने का। पहले CBDT पे गया, उसने मना कर दिया। अगर उसको ठीक लगा तो उसने आगे फॉरवर्ड किया, और आगे वाले को ठीक नहीं लगा, उसने मना कर दिया। हाँ सर, whether certificate approval has been revoked, such certificate approval shall be deemed never to have been issued or granted by the board or CBDT। ठीक है। अभी फॉर्म दिखाओ, फॉर्म में क्या चेंज कर दिया? फॉर्म 1 किस लिए था? सर्टिफिकेट एग्जाम्पशन, उसी में था ना नीचे? नहीं, ये तो मैंने सर 11 अप्रैल खोल रखी थी ना, वो देखने के लिए कि 5th वाला क्या। अभी मुझे जहाँ सेव करी हुई है वहां पे ढंग से नेमिंग करनी पड़ेगी सबकी डेट वाइज। This notification shall come into effect on the date of its publication in the official gazette। The government will carry out it। अभी फॉर्म है form 2, नेम ऑफ द स्टार्टअप वही है सब। पहले एक कंसेप्ट समझ लो ना, मोटा मोटा घूमने की जगह शांति से। स्टार्टअप की नेम ऑफ स्टार्टअप क्या है, इनकॉर्पोरेशन क्या है, नहीं चलो अभी मेरे को एप्लीकेशन भरनी है तो मैं क्या करूंगा, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन नंबर, एड्रेस पता है, नेचर पता है, कॉन्टैक्ट डिटेल पता है, परमानेंट नंबर पता है, स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन नंबर भी है मेरे पास, एग्जिस्टिंग एक्टिविटी भी है, एज ऑन डेट ऑफ मेरी ये पेड अप कैपिटल ये है, ये मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, फिर जिसके लिए एग्जम्पशन मांग रहा हूँ ये वो शेयर होल्डर हैं, फिर वैल्यूएशन ऑफ शेयर की जस्टिफिकेशन में साथ में लगा रहा हूँ, और फिर नीचे लगा रहा हूँ 3 साल की बैलेंस शीट। हाँ, इसे लेस देन 3, जितने साल की है उतने साल की लगाओ, कॉपी ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न लगाओ 3 साल की, जितने साल के उतने साल के लगाओ, और उसके बाद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट बाय द इन्वेस्टर, और ये जो डॉक्यूमेंट है इनकम टैक्स रिटर्न डायरेक्टली इन्वेस्टर भेजेगा। यस, ओके, चलो अब इसके बाद क्या हुआ, यहाँ तक क्लियर है? यस। तो मतलब इसमें क्या हो गया, अब इसके बाद इन लोगों ने एक जो CBDT है उसका एंगल इंक्लूड किया मर्चेंट बैंकर की जगह इस डेफिनेशन में। हाँ जी, राइट सर। 16 जनवरी के बाद वो कौन सी आई? 19 फरवरी। हाँ, अब क्या चेंज किया? रिवाइज डेफिनेशन। ये लंबी है थोड़ी सी, 6 से स्टार्ट हो रही है। This notification is being issued in supersession of the Gazette notification हाँ, जो मॉडिफाइड हुई वही है जो उसमें भी रेफर करी हुई थी इनिशियली। हाँ, अभी दोनों सब खत्म हो गए। ये एज ऑन 19 फरवरी 19 ये फाइनल नोटिफिकेशन थी स्टार्टअप की।
अब इसमें सीधा उसमें Yes, sir. अप टू पीरियड ऑफ 10 ईयर कर दिया एज ए और रजिस्टर्ड पार्टनरशिप और इन इंडिया। तो पहले Yes, तो sir. 7 साल और 10 साल का जो अलग अलग था वो एक सिंगल कर दिया। Yes, sir. फिर टर्नओवर नोटिस 25 करोड़ को 100 करोड़ कर दिया। Yes, sir. इनोवेटिव प्रोडक्ट स्केलेबल, ये इसमें डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं किया। और वही एक्सीड 100 करोड़, ये तो अभी उस डेफिनेशन पे आ जाओ जो आपने बनाई थी अभी वर्ड फाइल। अब उसकी डेफिनेशन में 25 करोड़ को 100 करोड़ कर दो और 10 इयर्स कर दो। 10 years पूरा सबके लिए ही हो गया ना अब हाँ। तो। January 9, 2032। और ये हटा दे। ठीक है, यही लिखा हुआ है और वही तीनों फॉर्म है, कोई अलग फॉर्म नहीं आई। अब टर्नओवर 100 करोड़ कर दे, 32 लिख के साल बढ़ा के 29, 30, 31, 100। चलो ठीक है और पढ़ा देते हैं। चलो। हाँ ठीक है, जब तक कुछ कर नहीं रहे। लो ठीक है सर। ठीक है, ये हो गया पहली डेफिनेशन। एक्सप्लेनेशन वही की वही है, 7 ईयर की जगह 10 ईयर वाला। एक्ट डिफाइन किया, इनकम टैक्स एक्ट। नीचे लो। बोर्ड में बोर्ड में फिर से अभी 3 आ वापिस गए। 3 लोग आ गए। हाँ हाँ। सीबीडीटी डिफाइन हो गया, एलएलपी डिफाइन होगी, पार्टनरशिप, टर्नओवर डिफाइंड है। नीचे करो। फॉर्म्स मतलब जो इसमें फॉर्म है। अब डीपीआईटीटी हो गया, डीपीआई डीआईपीपी की जगह डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिसी एंड प्रमोशन था, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। डीपीआईआईटी हो गया। ठीक है, वो उसका रिप्लेसमेंट नहीं है, ये अलग है आई थिंक। देखेंगे सेपरेट नहीं, वही है, डीपीआईआईटी हो गया, डीपीआईटी की जगह। अच्छा देखो, द पोजीशन शैल बी स्टार्टेड मतलब एप्लीकेशन टू डीपीआईआईटी, जो एप्लीकेशन है रिकॉग्निशन, उसमें जाओ और वहाँ पे पहले पढ़ लो फिर चेंज करते हैं। हाँ, पहले एप्लीकेशन जो है डीआईपीपी की जगह डीपीआईटीटी हो, डीपीआईआईटी हो गया। एक साथ पढ़ के एक साथ करते रिकॉग्निशन को। ठीक है। The application shall be accompanied by a copy of COI or registration as the case may be, and a write-up about the nature of business, highlighting how it is working towards innovation, development, improvement of products and services, or its scalability in terms of employment generation, wealth creation. The DPIIT, Department of Policy, एक मिनट, वो भी याद होना चाहिए, Department of Promotion for Industry and Internal Trade, may, after calling for such documents and information, making such inquiries as it may deem fit, recognize the eligible entity as startup, reject the application by providing reasons. ठीक है। तो खाली डीआईपीपी चेंज हुआ, डीपीआईटी हो गया, डीपीआईआईटी हो गया, डीपीआईआईटी। मोबाइल अब ये तो लिखा नहीं है इसमें, कहाँ अब ये तो आगे आएगा। रिकॉग्निशन के लिए तो उसने बोला है कहाँ पे जाना है। अभी समझो, सबसे पहला स्टेप क्या है आपके स्टार्टअप के लिए? सबसे पहला स्टेप है रिकॉग्निशन कराना। तो उसके लिए उन्होंने बोला है हमारे ऐप पे जाओ या हमारी वेबसाइट पे जाओ, डाटा डालो, हम आपको रिकॉग्नाइज कर देंगे। इसके लिए कोई फॉर्म दिया उन्होंने? नहीं दिया। नहीं। यस सर। तो इसके लिए रिकॉग्निशन देख रहे थे कहीं डॉक्यूमेंट्स हमने कहीं लिखे वेबसाइट, वो जब आएगा तो उसमें रहेगा। नहीं कि ये सीओआई और ये अटैच कर, ये तो लिखा है नोट। ये दो ही चीज चाहिए ना। तो रिकॉग्निशन में कोई ज्यादा चेंज नहीं आया, सिर्फ एजेंसी का नाम बदल गया। ठीक है सर,
राइट। ठीक है, हाँ। उसका सर्टिफिकेट फॉर Certificate for the purpose of Section 81 AC of the Act, startup being a private limited company or limited liability partnership which fulfills the conditions specified in subclause 1 and subclause 2 of the explanation to Section 80 IAC of the Act may, for obtaining a certificate for the purposes of Section 80 IAC of the Act, make an application in Form 1 along with documents specified therein to the board, and the board may, after calling for such documents or information and making such inquiries as it may deem fit, grant the certificate referred to in subclause C of clause 2 of explanation to Section 80 IAC of the Act, or reject the application by providing reasons. अब इसमें ये ध्यान से देखो कि ये DIPP की जगह, जो उनकी वेबसाइट की जगह इंटर्म बोर्ड जो है उसको ये एप्लीकेशन होनी है। देखो हमने वर्ड में यही लिखा हुआ है, कोई चेंज नहीं हुआ कुछ भी। ये पर सर हम 80 IAC की बेनिफिट की तो पहले हमने बात ही नहीं करी है। टैक्स बेनिफिट ना, कि स्टार्टअप को जो भी टैक्स बेनिफिट अवेलेबल है वो तो 80 IAC से ना। सबसे पहला एग्जम्पशन तो टैक्स बेनिफिट का था, ये तो 56 वाला तो सेकेंडरी आई थी। ये क्या है ऊपर टैक्स बेनिफिट? एक स्टार्टअप को जो स्टार्टअप के टैक्स बेनिफिट मिलते हैं वो तभी मिल पाएंगे जब ये 80 AAC की कंडीशनें पूरी करेगी और ये सब प्रोसेस करेगी, फॉर्म 1 में एप्लीकेशन करेगी। यस सर, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आया ना, वही है, सब कुछ सेम लिखा हुआ है। और ये एप्लीकेशन वहां पे देखिए, एप्लीकेशन किसको होनी है वो लिखा हुआ है वर्ड फाइल में। टैक्स बेनिफिट के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। कहाँ है? फॉर्म इन एप्लीकेशन फॉर्म 1 विद डॉक्यूमेंट टू IMB ऑफ इंटरमिनिस्ट्रियल बोर्ड लिखा हुआ है ना। हाँ, तो ये ऊपर होना है ना, एप्लीकेशन टू इंटरमीडिएट। हाँ, मैं बोर्ड में आपका ठीक है, ग्रांट द सर्टिफिकेट और रिजेक्ट द एप्लीकेशन, ठीक है। Exemption for the purpose of clause 7B of subsection, फिर से वही आ गया सर। A startup shall be eligible for notification the clause 2 of the provisional clause of the subsection consecutive. It has been recognized by Department of Policy and Industry. क्या Department for Promotion of Industry. It has been recognized by Department of Promotion of Industry and Internal Trade under para 2(3)A as per any other notification on the subject. Aggregate amount of paid up and share premium set up after issue of proposed share if any doesn't exceed 25 crores. तो वहाँ 25 करोड़ हो गया और DIPP की जगह वो हो गया। ऊपर DIPP क्या करे? हाँ, ये तो 25 करोड़ हो गया। ये नहीं लिखा हुआ रिकॉग्नाइज्ड बाय कहीं भी। ये नहीं है लिखा। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अब यहाँ पे कंडीशन कौन सी हट गई? इन्वेस्टर वाली हट गई कि हाँ, और ये हो गया कि उसको रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट मिला हुआ होना चाहिए। दो ही कंडीशन होती है। ऐसे एक कहने से चुप हो जाता है। अच्छा, थोड़ी देर के लिए कॉपी मत करो, मैं फिर बोल रहा हूँ कॉपी मत करो, कभी कुछ भी याद नहीं। देख के भी मत लिखो। रिकॉग्निशन बाय DPIIT। अगर आपको याद रखना है, आपको फटाफट काम करना है तो फिर कुछ भी लिखो। Provided that in computing the aggregate amount of paid up share of share payment in respect of shares issued to any of the following persons shall not be included. ये भी नई कंडीशन है। हाँ, क्या कंडीशन है? किस किस को इंक्लूड नहीं किया जाएंगे? अगर ये कंपनी की जो नॉन रेजिडेंट और वेंचर कैपिटल कंपनी। वेंचर, व्हाट इज अ वेंचर कैपिटल कंपनी? जो कि नए वेंचर्स में पैसे लगाते हैं। सिर्फ वो यही करते हैं? हाँ, सीड फंडिंग। VC सीड फंडिंग जिसे कहते हैं। हाँ वही। Recognition by DPIIT। पहले पढ़ लो बेटा, पूरा समझ लो, पहले पूरा समझ लो। Aggregate amount of paid up share capital, the amount of paid up share capital and share premium in respect of shares issued to any following person shall not be included.
क्या क्या एनआरआई वेंचर कैपिटल अभी आगे भी लिखा है ना, खत्म नहीं हुआ, उसके आगे भी एक प्रोविजन है। अच्छा पूरा फिनिश करूं पहले. Provided further that considerations received by such startup for shares issued or proposed to be issued to a specified company shall also be exempt and shall not be included in computing the aggregate amount of paid up share capital and share premium of 25 crores. अगर किसी स्पेसिफाइड कंपनी को से आपको ये शेयर्स मिले, पैसा मिला है, तो वो भी ये 25 करोड़ में इंक्लूड नहीं होगा। तो एक स्पेसिफाइड Specified कंपनी company का वो करेंगे ना, स्पेसिफाई, ये लोग स्पेसिफाई करेंगे ना कि ये कंपनियों से अगर आपको मिला तो वो एग्जाम्प्ट होंगे। ठीक है सर. तो 3 चीजें होगी कंडीशन। Following shall not be 25 करोड़ की कैलकुलेशन में क्या एक्सक्लूड होना है, तो जहाँ पे 25 करोड़ लिखा है उसके ब्रैकेट में लिखो एक्सक्लूडिंग। following will be excluded. A non-resident venture अब capital. वर्ड फाइल खोलो, अभी यहाँ पे जो लिखा है इसके आगे लिखो ब्रैकेट में एक्सक्लूडिंग Excluding एनआरआई, shares issued to नहीं शेयर नहीं, excluding एनआरआई, excluding NRI उसके बाद venture capital कंपनी और फंड funds, और कंपनी company or fund, और स्पेसिफाइड कंपनीज specified. ठीक है, तो ये 2 ही कंडीशन पूरी करनी है। उसके बाद क्या कंडीशन है, उसके नीचे और कंडीशन है इसके लिए कि ये कंडीशन पूरी करने के लिए क्या है। इट हैज नॉट इन्वेस्टेड इनटू, Has not invested in any of the following assets. Building or land appurtenant thereto, being a residential house other than that used by a startup for the purposes of renting or held by it as stock in trade in the ordinary course of business. क्या मतलब इसका? उसने वो जो है उसने इनमें से किसी एसेट्स में इन्वेस्ट नहीं कराना तो वो चाहिए. डिक्लेरेशन मांगेंगे उससे, जब वो एप्लीकेशन कर रहा होगा तो उसे डिक्लेरेशन मांगी जाएगी कि आपकी कंपनी में क्या आपने इन्वेस्टमेंट रेजिडेंशियल हाउस में करके रखी है क्या। अगर आपने बोला हाँ तो वहीं पे एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी। उसने बोला हाँ लेकिन हमारा बिजनेस ही है प्रॉपर्टी को रेंट पे देने का या बेचने का। ये तो बहुत सारे कंपनी लॉ के प्रोविजंस में भी ऐसा रहता है कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होना चाहिए. तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या होगा? अभी हम देख रहे हैं कि क्या क्या कंडीशनें पूरी जो हम काम ही वही करते हैं. आप भटको, आप सब जो हम क्या कर रहे हैं, हमें एग्जम्पशन लेनी है। एग्जम्पशन लेने के लिए हमें A to H को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। यस सर. तो पहली कंडीशन क्या है, उस स्टार्टअप ने अपना पैसा घरों में नहीं लगाया होना चाहिए अनलेस उसका बिजनेस ही है घरों को किराए पे या सेल पे देना। तो उसको ये टिक करना पड़ेगा यस और नो। इनमें से किसी का भी आंसर नो होगा तो उसको नहीं मिलेगी एग्जम्पशन। यस सर. बी क्या हुआ? Land or building or both not being a residential house other than the occupied by the startup for its business or used by it for purposes of renting or held by it and so. Land और building दोनों ही residential नहीं होना चाहिए except जो भी स्टार्टअप अपने बिजनेस के लिए यूज कर रही है या रेंटिंग के पर्पसेस के लिए यूज कर रही है। मतलब जैसे उसने 4-5 घरों की इन्वेंटरी बना ली और वो नहीं नहीं घर नहीं है, जरा ध्यान से देखो। अब ये ऑफिस है, आप समझो ये रेजिडेंशियल हाउस नहीं। अब ये ऑफिस की बात कर रहा है, पहले घर की बात कर रहा था कि आपने अपना पैसा घरों में नहीं लगाया होना चाहिए। अब दूसरा आपने अपना पैसा ऑफिस में नहीं लगाया होना चाहिए, कमर्शियल प्रीमाइसेस में नहीं लगाना चाहिए। अगर लगाया भी है तो सिर्फ वो आप अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो या फिर आपका बिजनेस है उन ऑफिस को किराए पे देना या बेचना। हाँ जी सर। तो अगर आपने ऑफिस में लगाया हुआ पैसा और आपका बिजनेस नहीं है, आप R&D कंपनी हो और आपने 3 ऑफिस में पैसा इन्वेस्ट किया और बिजनेस एक ही जगह से कर रहे हो तो आप ये कंडीशन पूरी नहीं कर पाओगे। हाँ जी। तो मैक्सिमम आपके पास एक कमर्शियल प्लेस होना चाहिए। ठीक है सर। ठीक है। Loans and advances other than loans or advances extended in the ordinary course of business by the startup where the lending of money is substantial part of its business. तो आपकी loans and advances साइड में लोन एडवांसेस भी नहीं होने चाहिए। जब बैलेंस शीट मांग रहे हो तो सामने वाली एजेंसी क्या चेक करेगी? यही सब चीजें चेक करेगी। हाँ, कि आपने कोई लोन एडवांस तो नहीं दे रखे किसी को। इसका तो फर्दर स्प्लिट भी मांगना पड़ेगा कि लैंड और बिल्डिंग का क्या फंड है, कैसे जो भी अगर मान लो दिख रहा हो तो। कैपिटल कंट्रीब्यूशन मेड टू एनी अदर एंटिटी, हम किसी के शेयर्स में नहीं इन्वेस्ट कर सकते। और शेयर्स एंड सिक्योरिटीज कंट्रीब्यूशन होता है LLP में, पार्टनरशिप फर्म में, और शेयर सिक्योरिटी होती है कंपनियों में। कंपनी में
A motor vehicle, aircraft, yacht, or any other mode of transport, the actual cost of which exceeds 10 lakh rupees, other than that held by the startup for the purpose of flying, hiring, leasing, or a stock and trade in the ordinary course तो of 10 लाख से ऊपर business. की कार नहीं ले सकते, एयरक्राफ्ट याच नहीं ले सकते। अगर आप लोगे तो आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, आप लो जो लेना है, लेकिन टैक्स की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी 56 की। Right. तो मतलब वो कुछ तो ऐसी सब्सटेंशियल एग्जम्पशन होती होगी ना जिसके लिए लोग ये सब कंडीशनें पूरी करने को तैयार है। Yes, sir. ठीक है, नींद आ कुछ रही तो है अच्छा फायदा होता हो। हाँ, बस ये लास्ट हाँ। आपको बोलना पड़ेगा। हम्म। Jewelry other than that held by the startup as stock and trade in the ordinary ज्वेलरी नहीं course of खरीद सकते business. आप, हाँ, फिर और any other asset. जो कैपिटल एसेट की नेचर में है। यस सर, तो फिर अब आगे हमारे पास टोटल मिला के 8 हो गए। अच्छा, प्रोवाइडेड भी पढ़ो। Provided that the startup shall not invest in any of the assets specified in subclause A to H for the period of 7 years from the end of the latest financial year in which shares are issued at तो इसका premium. मतलब क्या हो गया, शेयर्स का पैसा इन चीजों में नहीं लगना है। हाँ, और स्पेसिफाइड कंपनी क्या है? means a company whose shares are frequently traded within the meaning of Securities and Exchange Board of India SAST regulations 11 and whose net worth on the last date of financial year preceding the तो लिस्टेड year in कंपनी which होनी shares are चाहिए। issued. अब मैं समझाता हूँ आपको, स्पेसिफाइड कंपनी क्या हुई, लिस्टेड कंपनी हुई जिसकी नेटवर्थ जो है 100 करोड़ से ज्यादा है या फिर टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा है। अगर इस कंपनी ने आपकी कंपनी में पैसा लगाया है तो वो 25 करोड़ की कैलकुलेशन में काउंट नहीं होगा। तो आप जो पूछ रहे थे तो स्पेसिफाइड काउंट क्या होगा सर फिर 25 करोड़ में? बिना ने इतना सब कुछ क्या हटा नहीं दिया, नॉन है, सारे डोमेस्टिक इंडिविजुअल सारे आ गए ना। इंडिविजुअल्स रह गए बस डोमेस्टिक, हाँ, आपको हटवाना ही है है ना? ना, इसका मतलब आपको जितना चाहिए उतना पैसा ले सकते हो ना आप इस पे, तो स्टिल यू कैन रिमेन स्टार्टअप। एनआरआई से आपको जितना पैसा चाहिए उतना ले लो, वीसी से जितना चाहिए उतना ले लो, लिस्टेड कंपनी से जितना चाहिए उतना ले लो, तब भी आप स्टार्टअप रहोगे। 25 करोड़ से ऊपर भी होगी, अभी 5,000 करोड़ की कैपिटल होगी। बट अगर हमने एनआरआई से उठाया हुआ है सर, इसके पीछे यही लॉजिक होगा कि एनआरआई के तो ये चाहते ही होंगे कैपिटल इंडिया में आए, वेंचर कैपिटल कंपनीज। और व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड मतलब इनको बोलना है कि इनको बोलना है कौन सी कंपनी बच गई, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर बच गए, छोटे इन्वेस्टर। हाँ, तो उसमें जो पैसा लगा है छोटे इन्वेस्टर का पैसा 25 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं लगा होना चाहिए। ठीक है सर, समझ गई, क्योंकि अगर स्टार्टअप डूब गई तो छोटे इन्वेस्टर का बहुत नुकसान हो जाएगा बेचारे का। ठीक है, और नीचे एक्सप्लेनेशन दूसरी क्या है? The expression venture capital company and venture capital fund shall have the same meaning and respectively assigned to them in explanation to clause 7b of ठीक है, अभी subsection 2 of वर्ड section. फाइल पे आ जाओ। हाँ सर, अभी हम कर रहे थे एग्जाम्पशन की थर्ड कंडीशन क्या थी, हमने कंडीशनें लिखी थी कि क्या क्या है। हमने एनआरआई और वेंचर कैपिटल और स्पेसिफाइड कंपनीज लिखा था, एक्सक्लूड कर जो दिया। कि अब यहाँ उसके बाद लिखो थर्ड कंडीशन लिखो। स्पेसिफाइड कंपनीज वाला, अच्छा वो भी लिख दिया था हमने। हाँ, थर्ड लिखो, फिर हम 1 2 3 थर्ड कंडीशन लिखो। हाँ, considerations received by startup from these. थर्ड ये नीचे कर दूं रिकॉग्निशन, वो सबसे ऊपर था एक्चुअली, 1 था ऊपर कर रिकॉग्निशन, दूं। सबसे पहले रिकॉग्निशन होना चाहिए, उसके बिना नहीं मिलेगा। हाँ, तो अब है हमारा कि we should to specify shall not be exempt, shall also be exempt and shall not be included in computing the accumulation. हाँ, so these shall also not be included. These shall also not be included, ऐसे करके लिख कि proceed of the issue should not be used for, यही बोल रहे हैं, proceed of the issue should not be used for। ये भी तो है ना सर, proposition shall also be, अच्छा स्पेसिफाइड कंपनी वाला लिख चुके हैं, ठीक है। It is not invested in any of the following assets, ठीक है। No investment, हाँ, proceed भी नहीं बोलो, बोलो कि आप in 7 नहीं, in 7 years after the issue of shares, no investment in the, अब एक ही लाइन में लिखना छोटे छोटे करके, बाकी in residential property, in residential property, residential oblique commercial property, commercial property,
इन्वेस्टमेंट शेयर्स वो था कि शेयर्स एंड सिक्योरिटीज इन फ्लो में ले लो शेयर्स फ्लो में ले लो फ्लो में। और क्या था, कमर्शियल प्रॉपर्टी था, फिर लोन्स एंड एडवांसेस था, ठीक है। शेयर्स, नो इन्वेस्टमेंट, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, नो लोन्स एंड एडवांसेस, फिर नो कैपिटल कंट्रीब्यूशन और इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स ऑफ और इन्वेस्टमेंट इन shares of some other LLP or company or motor vehicle, yacht or anything that should also be just ठीक है। तो ये सब यहाँ पे ऑर्डिनरी कोर्स वाला तो लिखा ही नहीं, वो लास्ट में लिखूं? इसमें कंसेप्ट समझ आना चाहिए ना। अगर आपको देख के समझ आ गया कि ये क्या बात कर रहा है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो हम सब कुछ नहीं लिखते जल्दी। हम क्या लिखते हैं, पर्पस क्या होता है कि सिर्फ हिंट देख के अपने को याद है, वो तो पूरा देखना तो नोटिफिकेशन है ही अपने को। एक्सीडिंग 10 lakhs, ठीक है। और क्या है, और ज्वेलरी है, और क्या है, कैपिटल एसेट डिफाइंड अंडर इनकम टैक्स एक्ट। other than in ordinary course of business, वो खाली उसके लिए है, प्रॉपर्टीज के लिए, शुरू वालों के लिए। वो तो आप समझते ही से प्रॉपर्टी के अलावा वो ज्वेलरी में भी लिखा हुआ है लोगों ने ना। और शेयर्स और उसमें तो मतलब करना ही नहीं है, बेसिकली एनबीएफसी की नेचर की तो होनी ही नहीं चाहिए। तो ऐसे ही करके लिख दूं क्या, ब्रेक करके? एक मिनट। अदर देन ज्वेलरी के साथ और यहाँ के साथ, ठीक है सर। क्लियर? Provided a startup shall not invest in any of the assets specified in subclause A to H for the period of 7 years from the end of the later in which shares are issued at premium. ये तो स्पेसिफाइड कंपनी डेफिनेशन तो हमने देख ली थी। वहाँ पे उसको रिप्लेस कर दो, जहाँ स्पेसिफाइड कंपनी लिखा है वहाँ लिस्टेड कंपनी। पता है ना, नोट टू बी रिसीव्ड फ्रॉम स्पेसिफाइड कंपनी की जगह लिस्टेड कंपनी, फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड लिस्टेड कंपनी, इसको लिखो फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड company having net worth $100 crore or turnover of which shares are issue exceeds 100 network of 100 crore और turnover मतलब more का net worth of 100 crore और more ना, हाँ, और more और turnover of 250 crores or more, 50 crores मतलब बड़ी कंपनी से लेना है। ठीक है सर, ये क्लियर हुआ यहाँ तक? अब यही अभी तक अपडेटेड सिस्ट प्रोविजन यही है अभी, है ना, जो आपने लिखा है। अभी आगे क्या लिखा है नोटिफिकेशन? declaration, a startup fulfilling conditions mentioned in para 4.1 and para 4.2 shall file duly signed declaration in form 2 मैं बोला डिपार्टमेंट ऑफ मांगेगा इंडस्ट्री। कि एक डिक्लेरेशन भी मांगेगा एप्लीकेशन के साथ। वहाँ पे जब जहाँ पे एप्लीकेशन लिखी थी प्लस डिक्लेरेशन लिख दो, फॉर्म 2 प्लस डिक्लेरेशन। नीचे फॉर्म 2 एग्जाम्पशन में ना 56(2) की अभी तेरा फोकस जा चुका है। अभी फॉर्म 2 प्लस डिक्लेरेशन फर्स्ट। ओके, आगे जाओ। ठीक है, नोटिफिकेशन कहाँ से पढ़े थे सर? नोटिस स्कोप पे आ जाओगे। हाँ, notification referred
in para 4 shall apply respective of the dates on which shares are issued by the startup from the date of its incorporation, except for the shares issued in respect of which an addition under section 56(2)(7)(b) of the act has been made in assessment order made under the act before the date of issue of the notification. Notification referred to in para 4 shall be applicable only in respect of applicability of the provisions of section 56(2)(7)(b) of the act to the startup and shall not grant any exemption in respect of applicability of other provisions of the act. Revocation क्या बोल रहा है अभी? कि पैरा 4 में जो भी है ये जो shall be प्रोविजंस applicable है वो on- कब से एप्लीकेबल होंगे? हाँ ठीक है, जो भी ये So, अमेंडमेंट आई है अभी, ये कि आपको डिक्लेरेशन और ये सब जो आया है पास्ट के लिए होंगे कि प्रेजेंट के लिए कि फ्यूचर के लिए, तो वो बोल रहा है ठीक है रिवोकेशन। हाँ नहीं तो फिर इसमें कुछ क्या है फिर ये shall apply respective of अभी the अभी dates on which आप shares are नहीं समझ issued रहे, पहले कंसेप्ट मतलब ये हर किसी के लिए अप्लाई हो जाएगा ना ये अभी आप कंडीशन समझो ना कि अभी आपने नई कंडीशनें ले आए हो आप, तो जो आपने एप्लीकेशन जिसने कर दी है उसको नहीं हाँ मैं वही applicable है। पूछ हाँ, जिसने नहीं करी है उसको ये सब सर्टिफिकेशन देने पड़ेंगे। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है shall apply irrespective of the dates on which shares are issued by the startup लिखा हुआ है ना अभी आप ये एप्लीकेशन कौन से साल के लिए करने वाले हो? किसी भी साल के लिए, जब भी आपने शेयर इशू किए इनकॉर्पोरेट होने से लेके अब तक, कौन से शेयर्स का छोड़ के जहाँ पे 56(2)(b) का असेसमेंट ऑलरेडी हो चुका है, हो चुका है वो तो मतलब ऐसे हाँ जिसका हाँ ठीक है ये हमने पहले असेसमेंट हो गया लिखा है ना कि असेसमेंट हो गया, Right, आपको नहीं right. करना और फिर उससे एग्जम्पशन राइट किस चीज से राइट मिलेगी? खाली 56(2)(7)(b) की एग्जम्पशन है, बाकी चीजों से एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। ठीक है सर ओके In case it is found that any certificate referred to para 3 has been obtained on the basis of false information, the board reserves the right to revoke such certificate of approval. If the certificate of approval has been revoked under para 1, such certificate of approval shall be deemed never to have been issued or granted by the board. In case a startup which has furnished declaration in form to invest in any of the assets specified in para 4(3) before the end of 7 years from the end of the latest financial year in which the shares are issued at premium, the exemption provided under section 56(2)(7)(b) of the act shall be revoked with retrospective effect. तो अगर नोटिफिकेशन चल हाँ नहीं वो तो नोटिफिकेशन छोड़ दो, अभी 8 और 9 में क्या बोल रहे हैं? दो कंडीशनें तो थी कि जैसे नेवर इशू, थर्ड क्या हो गया कि अगर उसने 7 साल में कभी भी इन्वेस्ट कर दिया तो कंडीशनों में जाओ रिवोकेशन की। कंडीशंस अच्छा जो हमने नोट्स में बनाई हाँ वही बनाना ना, कंडीशन और रिवोकेशन में क्या था? false information and not uploading complete. थर्ड क्या हो गया? ये तो ये false information certificate of approval has been given, such certificate of approval shall be deemed in case the startup which has furnished declaration invest in any of the assets specified before the end of 7 years shares issued at the exemption provided under the act shall be revoked. ये वाला है कि अगर किसी भी चीज में जो हमने पैरा 4(3) में मेंशन्ड है ये वाली सारी चीजें, अगर आपने तो कर फिर दिया क्या कहते 7 हैं साल में तो आपको एग्जम्पशन तो सर्टिफिकेट रिवोक हो जाएगा। यही मतलब सो रेवोकेशन में हाँ इफ इन्वेस्टमेंट डन इन एनी ऑफ द पॉइंट्स referred in to act point 3 below. हो गया ना सर? ठीक है, अब एक बार ऊपर से नीचे देख लो, ये खत्म करो यहाँ का कि अभी तक ये जो स्टेटस कब का था, ये 19 का था। 19 में ये स्टेटस है, क्या कंडीशन है, इसी टेबल को देख लो बस और उसको रिवाइज मार दो कि 19 तक ये था, फिर आगे तक चेंज कर। Shall be considered startup, ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड पार्टनरशिप 7 years, ठीक है। ये डेफिनेशन चेंज नहीं कॉपी, ये नहीं बेटा, ये डब्बा पढ़ो, अभी डब्बा ही मेन नहीं ये डेफिनेशन भी तो चेंज कर दूं ना, फिर नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा। ये रिप्लेस नहीं करी थी ना, सिर्फ अंदर चेंज कर दिया था, वो बाद में कर लूंगी फॉर्मेटिंग। राइट हाँ, तो डब्बे में वही है कि या तो पार्टनरशिप होनी चाहिए, एलएलपी होनी चाहिए, या फर्म 10 साल के लिए, टर्नओवर 100 करोड़ का, 100 करोड़ से कम रहना चाहिए, और फिर इनोवेशन इम्प्रूवमेंट या फिर स्केलेबल बिजनेस मॉडल होना चाहिए, और कुछ भी स्प्लिटिंग या रिकंस्ट्रक्शन से बनेगा वो नहीं होगा। और फिर रिकॉग्निशन के लिए हमें डिपार्टमेंट ऑफ
प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड पे अप्लाई करना है मोबाइल या वेबसाइट से विद सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड नोट ऑन नेचर ऑफ बिजनेस। फिर डिप या तो हमें ग्रांट कर देगा या रिजेक्ट कर देगा। फिर टैक्स बेनिफिट के लिए हमें प्राइवेट या एलएलपी होना चाहिए, पार्टनरशिप को नहीं मिलेगा टैक्स बेनिफिट। फिर और कंडीशन जो डी है ऊपर जो ये मेंशन्ड है इनोवेशन वगैरह की, ये सब भी फॉलो होनी चाहिए टैक्स बेनिफिट के लिए। फॉर्म 1 में डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई होगा और सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबल बिजनेस मिलेगा, इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड से रिजेक्ट हो जाएगा। और हाँ, सो बेसिकली ये जो कंडीशन डी है इसमें ये सब इंक्लूड नहीं होगा, जिसमें पोटेंशियल जिन प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस में पोटेंशियल फॉर कमर्शियलाइजेशन नहीं रहेगा और जो डिफरेंशिएट नहीं हो पाएंगे और जिसमें कोई इंक्रीमेंटल वैल्यू नहीं है। फिर अब जो डिप है वो 3 केसेस में रिवोक कर देगा सर्टिफिकेट, या तो हमने कुछ गलत हमने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड ना करे हो या फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी हो, या जो इन्वेस्टमेंट करा है वो 0.3 जो है ये वाला, इसमें किसी भी चीज में अगर हमने इन्वेस्ट कर दिया हो तो। फिर एग्जाम्पशन कैसे मिलेगी हमें 56(2)(7)(b) से वो, या हमें एक रिकॉग्निशन होनी चाहिए डीपी आईआईटी से। फिर पेड अप शेयर कैपिटल प्लस शेयर प्रीमियम शुड बी लेस देन 25 करोड़ आफ्टर द इशू ऑफ शेयर्स। और उसमें एक्सक्लूजन्स है। स्टार्टअप के लिए आप 100 करोड़ हो सकते हो, लेकिन टैक्स एग्जम्पशन के लिए 25 से ऊपर नहीं होना चाहिए। हाँ, बट ये तो सिर्फ ऐसे कहने का है, इसमें इतने सारे तो एग्जाम्पशंस है। एनआरआई नहीं इंक्लूडेड है, वेंचर कैपिटल नहीं इंक्लूडेड है, वेंचर कैपिटल फंड नहीं इंक्लूडेड है। फिर 7 years आफ्टर द इशू ऑफ शेयर्स आप इतना सारा कुछ इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है, मतलब उसमें 3 चीजें इंक्लूडेड है बेसिकली, एनआरआई, वेंचर कैपिटल, लिस्टेड कंपनीज हैविंग नेट वर्थ ऑफ, मतलब व्हिच आर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड। फिर एप्लीकेशन ये जो है टैक्स बेनिफिट के लिए फॉर्म 2 में होगी, and DIP will forward it to CBDT में approve or reject. The board may grant approval for exemption from 56(2)(7)(b) of the act with issue details or reject. क्लियर है अभी तक? Yes. चल। Yes. आगे फिर कल का। Yes. चल। कल का। सो जाओ। Yes.